तो ये हमने डिस्कस कर लिया था उस दिन कि सपोज दो एंट्रीज हैं, ये आईडी है, ये नेम है और तीसरा एज है सपोज। तो रो स्टोर में रो बाय रो स्टोरेज होगा, पहली रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो, और कॉलम स्टोर में यही कॉलम वाइज स्टोर होगा। तो अगर इसमें इंसर्ट कॉलम लेफ्ट आईडी भी स्टोर करें तो ऐसे कि एक तो हमारे पास आईडी हो, पहले तो आईडी वाले कॉलम्स हो एक साथ, फिर सारे नेम वाले कॉलम हो, फिर सारे एज वाले कॉलम हो। ठीक है, तो ये हमारे को समझ में आया था। थोड़ा सा इसको और थोड़ा अंदर जाकर समझते हैं कि रो स्टोर में नॉर्मली तुम्हें ये पता पड़ रहा होगा एडवांटेज किस केस में होगा कि जो ऐसे ऑपरेशन होंगे जहाँ पे ज्यादातर पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस होता हो। तो लाइक व्हेन फुल रिकॉर्ड इज रेड और रिटन, रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे यूँ समझ लो कि रिकॉर्ड का मतलब है मेरा पूरा रो, इक्वल टू रो समझ लो। तो जिन ऑपरेशन में पूरा का पूरा रो या पूरा रिकॉर्ड ही रीड और रिटन होता हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा कह सकते हो कि चॉइस है। कौन सा? रो स्टोर इज गुड, यानी कि माई सीक्वल जैसा, क्योंकि माई सीक्वल ऑप्टिमाइज्ड है रो के स्टोरेज के लिए। तो आप पूरा का पूरा रो उठा सकते हो, विच मीन्स कि यदि मुझे ये वाला रो उठाना है, पवन का रो उठाना है, तो पवन के सारे कॉलम बगल बगल पड़े हुए हैं, राइट। बगल बगल पड़े हुए हैं का मतलब है कि अब मुझे मल्टीपल डिस्क एक्सेस नहीं करने, या रैंडम डिस्क सीक अवॉइड हो सकते हैं, सीक्वेंशियली पड़ा हुआ है डेटा। तो जब भी डेटा सीक्वेंशियल एक्सेस होगा तो ऑलवेज रिमेंबर इन आवर कंपैरिजन के sequential access will always be much faster than random access। ये डिस्क के टर्म में बात कर रहे हैं, तो डिस्क पे सीक्वेंशियल एक्सेस हमेशा तेज होगा, बड़ा नेचुरल सी बात है कि आप एक जगह पहुंच गए और आपको वहां से 5 चीजें उठानी है, रादर कि आपको 5 जगह जाना पड़े और एक एक चीज उठानी पड़े। तो इट्स वेरी सिंपल कंपैरिजन। तो अगर ऐसा यूज केस आपका है यूजुअली कि आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड को ही रीड और राइट करते हो, तो सिंस सीक्वेंशियली स्टोर्ड है रो स्टोर में सारे कॉलम उस रो के, तो वो फास्ट होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, दूसरी बात अगर हम समझें तो उससे ये भी बात पता पड़ गई कि रो स्टोर में तो ये तो एडवांटेज हो गया एक तरह से, प्लस पॉइंट। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट बहुत सामने से आ गया कि ऑपरेटिंग ऑन कॉलम्स इज एक्सपेंसिव, राइट। क्योंकि अब वही है, अगर रो सीक्वेंशियली स्टोर्ड है इसका मतलब कॉलम तो सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होंगे। तो अब मुझे मान लो एज कॉलम चाहिए, तो आई हैव टू जंप ऑन, आई हैव टू मेक हॉप्स, पे यहाँ पे है, फिर रैंडम डिस्क करके यहाँ पहुंचूं, फिर वहां पहुंचूं। तो मे बी अगर मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए डेटाबेस के, तो आई माइट हैव टू गो थ्रू मैनी डिस्क्स एंड मैनी स्टोरेज एरियाज, तो वो स्लो हो जाएंगे। तो कॉलम के ऑपरेशन हमारे एक्सपेंसिव हो गए, इसीलिए हमारा एज डिस्कस्ड आया था कॉलम स्टोर, जिसके बात की, ये वाला कॉलम स्टोर। तो कॉलम स्टोर में पहली बात ये हो गई कि ऑपरेशन ऑन कॉलम्स या ऑपरेटिंग ऑन कॉलम्स इज वेरी फास्ट। तो अगर इस तरह के ऑपरेशन चलाने हमको, सपोज मान लो कुछ, तो बेसिकली कह सकते हो कि एग्रीगेशंस जो होते हैं, जैसे कि एवरेज एज ऑफ यूजर्स, तो इसमें एज कॉलम ही लगातार एक्सेस हो रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली एज वी सॉट कि कॉलमनर स्टोर जो है वो तेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलम सीक्वेंशियल स्टोर है। तो जो भी चीज सीक्वेंशियल स्टोर है वो जल्दी से तेजी से एक्सेस हो जाएगी। सो दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर कॉलम एक्सेस बेस पे। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्स टू हो जाएगा, यदि हमारा स्टोरेज कॉलम है और इफ वी वांट टू ऑपरेट रो लेवल, तो ऑपरेशन ऑन रोज आर कॉस्टली। तो बड़ा नेचुरल सा ट्रेड ऑफ है, एक केस में ऑपरेशन ऑन रो कॉस्टली है और एक केस में ऑपरेशन ऑन कॉलम कॉस्टली है। तो इसीलिए आपको अपना यूज केस देखना होगा, किस तरह के यूज केसेस हैं, और उस तरह से अलाइन करना पड़ेगा। सो इस केस में कॉलम फास्ट हो गए और रो हमारी कॉस्टली हो गई, क्योंकि रो का डेटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
पहले यहाँ आऊं, फिर इसका नेम चुनूं, फिर इसका एज चुनूं, ऐसे कर एक रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे मल्टीपल हॉप मारने पड़ेंगे डिस्क पे या मल्टीपल डिस्क पे, तो वो कॉस्टली हो जाएगा, बड़ा नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो इसके बाद एक बात आई कि एक ट्रेड ऑफ भी होना चाहिए कि अगर हम केवल कॉलम स्टोर रो स्टोर टर्म से बात करें तो ये बड़ा क्लियर डिमार्केशन भी हो गया कि एक केस रो के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, एक केस कॉलम के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो एक हाइब्रिड अप्रोच है, और उन्होंने कहा कि कॉलमनर तो है लेकिन कॉलमनर विद लोकेलिटी ग्रुप्स, ये बड़ा अच्छा टर्म है और बड़ा बड़ा अच्छा अप्रोच है इनफैक्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। कॉलमनर विद लोकेलिटी ग्रुप्स का मतलब क्या है कि लोकेलिटी ग्रुप मतलब क्या है, लोकेलिटी जानते हो, जैसे कि एक टर्म्स में लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में रहते हैं ये जो हमारे आसपास रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम कुछ डेटाबेसेस में ये स्पेसिफाई करते हैं कि भाई है तो कॉलमनर, स्टोरेज तो कॉलम वाइज होगा, लेकिन देयर इज ए ग्रुप ऑफ कॉलम्स व्हिच आई वांट टू बी स्टोर्ड टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मान लो हमारे केस में ये 3 चीज थी शुरुआत में डेटाबेस में, तो जिसमें मैं कह रहा था कि आईडी हमारा है सपोज कॉलम ए, पहला कॉलम ए आईडी है, दूसरा कॉलम बी हमारा नेम का है और एज इज कॉलम सी। अब ये हमने ये कहा कि लोकेलिटी ग्रुप का मतलब क्या है, तो व्हाट इज लोकेलिटी ग्रुप, लेट्स फर्स्ट लर्न दैट। नाम से ही काफी था, थोड़ा टेक्निकली होते हुए बताते हैं कि ग्रुप ऑफ कॉलम्स which are expected to be accessed together। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कॉलम होते हैं इवन इन कॉलमनर कि जो हम देखते हैं कि यूजुअली ये हमारे यूज केस में टुगेदर ही एक्सेस, एक साथ ही एक्सेस होंगे ये हमेशा, ठीक है। तो ऐसे कॉलम को हम साथ में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉलम्स ऑफ सच ग्रुप आर स्टोर्ड टुगेदर। तो हाइब्रिड अप्रोच हो गई है, कॉलम्स ऑफ सच ग्रुप आर स्टोर्ड टुगेदर। कहने का मतलब कुछ ऐसा हो गया, मैं इसकी बात करूं इस कॉलम स्टोर की, और हमने एक डिसीजन लिया कि हमारा स्टोरेज ऐसा है कि कॉलम बी और कॉलम सी आर एक्सेस टुगेदर। तो हमने क्या कहा कि कॉलम बी और सी एक्सेस होंगे टुगेदर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि रादर देन पवन ज्ञान ऐसे स्टोर हो, पवन 32 एक साथ होगा और ज्ञान 36 एक साथ होगा, ऐसे स्टोरेज होगा इसका। तो यानी कि ये अलग पड़ा हुआ है, इसको मैं अलग कलर देता हूं अभी। ये एक तरह से अलग एक फैमिली हो गई तुम्हारी, ये एक सेपरेट, तो ये एक कॉलम इससे बना हुआ है, सारे के सारे आईडी एक साथ स्टोर हैं, लेकिन ये दो कॉलम थे ये ऐसे स्टोर हो रहे हैं, दे हैव वन पैटर्न, ठीक है। कि पवन के साथ हम तो कॉलम बी के साथ कॉलम सी हमेशा अटैच रहेगा। तो मे भी हमारी क्वेरीज अगर ऐसी हो कॉलमनर के केस में कि जहां पे हम नेम और एज एक साथ एक्सेस कर रहे हो, तो हम उस केस में लोकेलिटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं कॉलमनर डेटाबेस में। तो दिस विल गिव अस लॉट ऑफ बेनिफिट्स इवन इन टर्म्स ऑफ कॉलमनर, कि यदि कुछ एक्सेस हो साथ में तो वैसा कर ले, ठीक है। यहीं से बेसिकली यही कॉलम फैमिली का आइडिया है। आई मीन जो भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ, दिस इज द आइडिया ऑफ कॉलम फैमिली, दिस इज द आइडिया ऑफ कॉलम फैमिली। कि है तो कॉलमनर, है तो कॉलम सेपरेट, लेकिन कुछ कॉलम ऐसे फैमिली बिहेव करेंगे। तो ऐसे हम कॉलम की कई सारी फैमिली बना सकते हैं कि मान लो नेम के साथ एज एक्सेस हो रहा है, या एक एग्जांपल लो कि हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, राइट। अब तुम देखोगे कि जितनी भी क्वेरीज होंगी वो यूजुअली दोनों ही मांगेंगी कि लैटिट्यूड इस केस के बीच में हो, लॉन्गिट्यूड इस केस के बीच में हो। तो इट मेक्स वेरी वैलिड सेंस कि यदि हम कॉलमनर डेटाबेस में यूज कर रहे हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक कॉलम फैमिली बना दें या एक लोकेलिटी ग्रुप बना दें,
कि हर लैटिट्यूड के बगल में उसका लॉन्गिट्यूड स्टोर हो। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़े रैंडम एक्सेस मानने पड़े कि इस लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड कहाँ है, आई हैव टू डू रैंडम एक्सेस। नहीं, सीक्वेंशियली मुझे तुरंत उसके बगल में मिल जाएगा कि इस लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड ये रहा। तो उस केस में बड़ा एडवांटेज होगा। तो यही हमारा कॉलम फैमिली का आइडिया है एंड दिस इज व्हाट विल हेल्प अस सॉल्व। तो ये पार्ट क्लियर है गाइस तुम लोगों को कि है कॉलमनर, लेकिन फिर भी सम कॉलम्स आर कैन बी स्टोर्ड टुगेदर। बोलो कुछ इस बारे में। हाँ, तो जब हम ये मेंशन कब करते हैं लोकेलिटी ग्रुप, जब हम कॉलम मतलब या ये बनाते हैं टेबल्स तब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कैसेंड्रा में भी तुम कॉलम फैमिली बनाते होगे ना, तो कॉलम फैमिली किन किन कॉलम का बनाना है वो तो स्पेसिफाई करते होगे। मतलब वाइल क्रिएशन ऑफ द टेबल इटसेल्फ, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिएशन टाइम पे ही आपको बताना है कि ये कॉलम फैमिली का पार्ट है, इस कॉलम फैमिली का पार्ट है। ओके। हाँ, तो फिर इसका बाद स्टोरेज में ऐसे भी होगा। बाद में अपडेट कर सकते होंगे ना, फिर मतलब ये टेबल बना दी और फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि हमें नई कॉलम फैमिली बनानी है तो टेबल में अपडेट का ऑप्शन रहता होगा ना। देखो आप अपडेट तो हमेशा कर सकते हो, लेकिन कॉलम फैमिली के अपडेट बड़े कॉस्टली होते हैं, मतलब तो इसलिए फिर बहुत नॉर्मली ज्यादा कहते हैं। सिंक हाँ होगा डेटा, राइट? देयर इज मूवमेंट भी हो सकता हाँ हाँ हाँ, मूवमेंट होगा तो एक माइग्रेशन जैसा चलेगा, ऑब्वियसली चलता है, लेकिन दैट माइग्रेशन कैन टेक टाइम। तो इसलिए लोग कहते हैं कि डिजाइन जो करो इन डेटाबेस का बड़ा ध्यान से करो, ताकि आपको ऑल्टर थोड़ा सा है। थोड़ा देख के करना पड़े, कम करना पड़े, राइट। एडिंग दैट इज कॉलम इज नेवर एन इशू, लेकिन कॉलम फैमिली को बहुत ज्यादा कॉलम फैमिली के में आपको थोड़ा इशू हो सकता है, डेटा यदि बहुत बड़ा है तो मे बी यू कैन आइडियली मेक प्रॉपर डिसीजंस व्हाइल डिजाइनिंग, लेकिन बाद में माइग्रेशन चला सकते ही हो, ये तो क्या है, गिवन है। ओके ठीक है, सो ये पार्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को गाइस। तो रो स्टोर था एक था कॉलम स्टोर, और तीसरा था कि कॉलमनर था लेकिन अलोंग विद लोकेलिटी ग्रुप। तो हमारे ये कुछ ऐसे यूज केस सॉल्व कर देगा अलोंग विद एनालिटिक्स कि जहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस एक्सेस हो रहा होगा, वी विल बी एबल टू डू इट फास्टर। ये एक अप्रोच हुआ। अब एक जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा कीमती है और बड़ा यूजफुल है। ये रिसर्च पेपर है, वैसे तो यही पढ़ना पड़ता है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है खास। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ये, मे बी यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। यही एक पेपर है केवल बिग टेबल पे अवेलेबल। और तो आज का मैक्सिमम टाइम हम लोग इस पे स्पेंड करने जा रहे हैं बिग टेबल को अंडरस्टैंड करते में, क्योंकि बिग टेबल के बेस पे ही एच बेस और कसेंड्रा भी मॉडल है। विद लिटिल वेरिएशंस। तो बेसिकली बिग टेबल 2005 में करीब गूगल ने लॉन्च किया था, और एच बेस और कसेंड्रा अराउंड 2008 आए ये मार्केट में। सो पूरा इनिशियल आइडिया गूगल का ही था बिग टेबल का, और उसी से बेसिकली कह सकते हो कि इन एच बेस और कसेंड्रा के डिजाइन से इंस्पायर थे कंप्लीटली। सो हम गूगल बिग टेबल के यूज के समझेंगे, और ये एनालिसिस जो है आज का वो बहुत क्रूशियल है। आई मीन अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया आज कि बिग टेबल ने क्या क्या चॉइस की, कैसे कैसे स्टोरेज किया, कैसे खुद को ऑप्टिमाइज किया, तो आप एच बेस कसेंड्रा सब कुछ एक बार में समझ जाओगे उसमें। तो दे आर ऑल ऑफ सेम फैमिली, ऑल अप्रोच प्रॉब्लम इन अ सिमिलर फैशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन करते हैं बिग टेबल के बारे में। पहला पॉइंट बिग टेबल के बारे में, ये एक तो ये बना है बहुत बड़े स्केल के लिए, पेटाबाइट स्केल, इवन मोर देन दैट के लिए बना है। थाउजेंड्स ऑफ मशीन का क्लस्टर बड़े प्यार से बन जाता है इसमें। तो अगर आपका मतलब हॉरिजॉन्टली आप डेटा को डिवाइड करना चाहो हजारों मशीन, तो उसके लिए बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। तो व्हेनेवर देयर इज रियली बिग डेटा, जब बहुत सारा डेटा है आपको स्टोर करने के लिए, तो आप बिग डेटा इसके बारे में थिंक कर सकते हो, बिग टेबल के बारे में। ठीक है, और इसके गोल क्या क्या थे कि जब बनाया गया तो इन्होंने कुछ गोल लिए, कुछ टारगेट्स किए। ठीक है, विल टॉक ऑफ दोस गोल्स कि बना क्यों ये। तो पहला गोल इनका था कि वाइड एप्लीकेबिलिटी, कि एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाए जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता हो, मल्टीपल उसका लाइक बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हो जाए वो। दूसरा बना वो हाई अवेलेबिलिटी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं यार। देखो कि हमने पहले ही कहा था कि प्रैक्टिकली यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन कंसिस्टेंसी
एंड अवेलेबिलिटी। तो कंसिस्टेंसी चूज किया MySQL ने, और NoSQL डेटाबेस ने उसमें से अवेलेबिलिटी को चूज किया है प्राइमरीली। सो हाई अवेलेबिलिटी तो होगा ही कि डेटाबेस जो अवेलेबल रहेंगे हमेशा, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कॉस्ट पे। अच्छा, इसके बाद आया हाई परफॉर्मेंस। ये इनका बहुत बड़ा गोल था कि डेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, क्वेरीज की परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। बहुत बड़ा गोल लिया इन्होंने ये। और इनका इफेक्ट कह लो कि स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली कि अब स्केल तो होगा ही, ऐसा कोई सिस्टम होगा जो अवेलेबल भी हो और हजारों मशीन पे चलता भी हो और परफॉर्मेंस भी हो, तो स्केल ऑटोमेटिकली हमारा टेक केयर हो गया, ठीक है। कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ यहाँ पे कि अराउंड 60+ प्रोडक्ट्स जो हैं गूगल के यूज बिग टेबल। और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आउट हो जाती है यार कि ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। देखो, ये पढ़ सकते हो आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है कि जो मिलती नहीं है। गूगल का खुद का रिसर्च पेपर है, खुद बताते हैं वो लोग कि बिग टेबल इज यूज्ड बाय मोर देन 60 गूगल प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गूगल एनालिटिक्स है, गूगल फाइनेंस है, ऑरकुट है उनका, पर्सनलाइज सर्च जो होता है, गूगल अर्थ है, एटसेट्रा। सो बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको। स्पेशली कुछ नाम लिख देता हूँ कि एनालिटिक्स में, गूगल एनालिटिक्स में यूज होता है इसका, और गूगल फाइनेंस में यूज होता है, जो फाइनेंस उनका रहता है, गूगल फाइनेंस। मैप्स में यूज है इसका। जितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है वो सब यूज कर रही हैं इसको, बिग टेबल को। तो इसलिए एट स्केल कुछ कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका बड़ा नेचुरल सा आंसर होता है कई बार बिग टेबल या एच बेस या कसांड्रा। तो उसकी मोटिवेशन समझेंगे। जीमेल भी यूज करता है इसको, यूट्यूब भी काफी जगह इसको यूज कर रहा है, गूगल अर्थ भी इसको बहुत यूज कर रहा है। ये हमारे पास होगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो कि क्या बिग टेबल या क्यों बिग टेबल है, कहाँ कहाँ बिग टेबल है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ऑफ वाइड कॉलम स्टोर, ये वाइड कॉलम स्टोर का एग्जाम्पल है बिग टेबल। यानी कि बहुत सारे कॉलम्स स्टोर हो सकते हैं बाय बहुत सारे, नो आई मीन मिलियंस ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मेंशन करना भूल गया कि गूगल का जो सर्च है वो तो पूरा का पूरा इस पे बेस्ड, बिग टेबल पे बेस्ड है लार्जली। क्योंकि हम देखेंगे एग्जांपल में, हम लोग गूगल का वेब टेबल का एग्जांपल लेंगे अभी और समझेंगे क्या चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक ऑफ डेटा मॉडल। गाइज, अगर हमने ये समझ लिया तो समझ लो आप किसी भी प्रॉब्लम को कल को मॉडल कर पाओगे डेटाबेस की चॉइस के हिसाब से, ये तो पक्की बात है। तो इसकी डेटा मॉडल की बात कर लेते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि बिग टेबल को अगर डिफाइन करना हो तो पहला मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, स्पार्स है। स्पार्स का मतलब क्या होता है? जैसे स्पार्स मैट्रिक्स होते हैं ना, कि मैट्रिक्स तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके कुछ ही सेल्स भरे हुए हैं, बाकी सब खाली हैं। ऐसे स्पार्स का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मिलियंस ऑफ कॉलम हो, लेकिन कुछ रो ऐसी होंगी जिन पे बहुत सारे कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी ना, ठीक है, ओनली कुछ कॉलम्स के लिए वैल्यू होगी। तो स्पार्स मतलब वैसा स्ट्रक्चर है कि भाई हर रो में आउट ऑफ मिलियन कॉलम कुछ कॉलम के लिए वैल्यू होगी, कुछ के लिए नहीं होगी, तो स्पार्स हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पहले बताया कि थाउजेंड्स ऑफ मशीन पर रहेगा। परसिस्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुल बात आई। परसिस्टेंट मतलब है कि डेटा लॉस नहीं होने जा रहा, ड्यूरेबल है, डेटा है हमेशा रहेगा, कहीं भग नहीं रहा। यानी कि अगर कोई चीज मान लो केवल इन मेमोरी होती कोई चीज, तो इन मेमोरी कोई चीज होती है तो वो परसिस्टेंट नहीं होती। जैसे मतलब रैम तो ये लिमिटेड है, कुछ नया कुछ आया तो ओवरराइट हो जाएगा या एटसेट्रा। सो बेसिकली उस केस में क्या है कि इन मेमोरी चीजें एक्सेस तो तेज होती हैं लेकिन दे आर नॉट परसिस्टेंट। ये डेटा जो होगा परसिस्ट होगा, यानी कि हार्ड डिस्क में परसिस्ट होगा, ये मतलब है। हार्ड डिस्क इज ए परसिस्टेंट स्टोरेज। सो बिग टेबल इज स्पार्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स परसिस्टेंट, इट्स मल्टी डिमेंशनल। इस पे हम अभी आगे बढ़ेंगे कितने मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं इसके। और सॉर्टेड मैप,
ये है, इसका डिफाइन किया जाए तो कि स्पार्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, परसिस्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल है और सॉर्टेड मैप है। सॉर्टेड मैप, मैप सब जानते हो भाई, डिक्शनरी है, कुछ नहीं है भाई, पाइथन की डिक्शनरी है, वही है। सॉर्टेड का मतलब क्या है, डिक्शनरी में भी एक होता है पाइथन में ऑर्डर डिक्ट, सुनी होगी, कि जहाँ पे देखो नॉर्मली डिक्शनरी क्या मतलब है भाई, नॉर्मली मतलब है कि की के साथ वैल्यूज अटैच्ड हैं, यानी कि देयर इज लाइक नेम्ड एसोसिएशन। लेकिन हम डिक्शनरी में ऑर्डर की बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो स्टोर होती हैं इन लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर या फिर डिक्शनरी के ऑर्डर में, राइट। कि भाई ज्ञानेंद्र जो है पवन से पहले आएगा, या अभिनव जो है ज्ञानेंद्र से पहले आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट है, या अब दिव्यांग आया तो अभिनव और ज्ञान के बीच में दिव्यांग इंसर्ट होगा। यानी कि कीज जो हैं, जो स्टोर्ड हैं हमारी, वो सॉर्टेड है, इसीलिए इसको सॉर्टेड मैप बोलते हैं। तो सॉर्ट ऑब्वियसली की से ही कर पाओगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्योंकि इससे बड़ी जैसे हम कहते हैं ना सॉर्टेड, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और सॉर्टेड नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर एरे सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली अगर हम कुछ चीज सॉर्ट करके स्टोर कर रहे हैं तो एक्सेस फास्ट हो सकता है, ये एडवांटेज आएगा, तो समझेंगे उसको। अच्छा, अब मैप इंडेक्स कैसे होता है, जो हमने मल्टी डायमेंशनल बात करी उस पर पहुंचते हैं हम। तो मैप ऐसे इंडेक्स होता है कि एक होती है रो की, यानी कि जिस रो से एक्सेस हो रहा है, फिर होगी कॉलम की, और एक तीसरी चीज और होगी गाइस, यू विल बी लाइक इट माइट बी न्यू फॉर यू, टाइम स्टैम्प। तो रो की है, एक चीज है कॉलम की, और तीसरी चीज है टाइम स्टैम्प। ये तीन चीज से एक्सेस होगी डेटा। तो आई हैव टू टेक एन एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम समझते हैं कि गूगल का जो वेब टेबल है, तो वेब टेबल नॉट बिग टेबल, जो वेब का टेबल है एक्चुअली बिग टेबल है वो अंदर में, नाम उसका वेब टेबल है। जैसे कि वो कैसे स्टोर होता है, ठीक है, तो उससे मैं समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फंडा बन रहा है। ये एग्जांपल उन्होंने दिया भी है और वो हम भी ले सकते हैं। सो मे बी आई कैन चूज ठीक है, ये हमने चूज कर लिया। ये उन्होंने एग्जांपल दिया है वेब टेबल कैसे स्टोर हुआ है अंदर में। तो यहाँ समझते हैं और इसके एग्जांपल ले लेंगे। तो यदि बात की जाए रो की, कि जो रो की है वो यहाँ पे है com.cnn.www। तो यानी कि ये बेसिकली वेब बात कर रहा है वेबसाइट की www.cnn.com की, राइट, लेकिन स्टोर कर रहा है रिवर्स फैशन में, ठीक है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन है, समझेंगे बाद में। कॉलम्स की यदि बात करें यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहले इसका जेसन आता हूँ, एक्चुअली इसका अगर मैप बनता तो कैसे बनता। com.cnn.www, ये हमारी पहला, और ये हमारा, इसके अंदर जेसन जो पढ़ा है वो कैसा दिखेगा। ये मान लो कि ये हमारी फर्स्ट लेवल की रो की मैप ही है और कुछ नहीं, यानी डिक्शनरी ही है। इसके बाद हम बात करते हैं एक मान लो की है जिसका नाम है कंटेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बात कर रहा है, ये बेसिक आप समझो क्या है, ये वेब टेबल क्या था कि पूरा का पूरा पेज स्टोर करता है, राइट, गूगल इंडेक्स करता है पूरे के पूरे पेज को, तभी आप सर्च कर पाते हो डेटा को। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कंटेंट्स नाम का अब कॉलम की बना, ये हमारा हुआ कॉलम की। इसमें ध्यान देना कोलन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंटेंट्स कोलन कुछ नहीं लिखा हुआ है, विच सिंपली मीन्स कि ये एक ऐसा कॉलम है जिसका कोई लोकेलिटी ग्रुप नहीं है, मतलब ये कॉलम इंडिविजुअल कॉलम से स्टोर हो रहा है। इट्स नॉट ए लाइक ये ऐसी फैमिली है जिसमें एक ही कॉलम है, ये समझ लो तुम। जस्ट लेकिन अगर आगे बात करें एंकर,
तो एंकर कोलन समथिंग लिखा हुआ है, तो एंकर हमारी कॉलम फैमिली है और ये उसके अंदर का कॉलम है, तो उसका स्टोरेज समझेंगे। तो एक हमारा डायरेक्ट है केस, दूसरा हमारा केस है कि जहां पे हमारा होगा एंकर, ये हमारी है समझ लो कि कॉलम फैमिली है यहाँ पे एक तरह से, क्योंकि बताया था ना आप लोगों को कॉलम फैमिली जो है एक साथ स्टोर होगी, तो स्टोरेज भी ऐसा ही देखेगा आपको। तो कॉलम फैमिली की अगर बात करूं तो जितने भी एंकर वाले होंगे एक साथ स्टोर होंगे। तो एक्सेस जब होगा com.cnn.ww के अंदर पहले एंकर पे चले जाएंगे सीधे, और फिर सीधे वी कैन गो टू द इंडिविजुअल कॉलम्स। तो यहाँ पहला कॉलम जो है वो है cnnsi.com, cnnsi.com, और उसकी वैल्यू, अब अंदर कुछ नहीं है, वैल्यू है CNN। और दूसरा जो कॉलम था इसके अंदर वो था my.look.ca, ये बना, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स बड़ा खास कॉलम है भाई। तो इन्होंने ना 2 एग्जांपल देकर सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हमने ऊपर बात की थी कि यहाँ पे इंडेक्स जो पॉसिबल है वो पहला रो की के द्वारा संभव है, दूसरा कॉलम की के द्वारा संभव है, और तीसरा टाइम इंडेक्स के बेस पे संभव है। विच मीन्स के सपोज टाइम स्टैम्प ऐसे स्टोर है किसी फॉर्मेट में, मिली सेकेंड फॉर्मेट में या यूनिक्स टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में, और इस टाइम स्टैम्प पे जो पेज था वो ऐसा दिखता था, HTML, ऑब्वियसली पेज का सोर्स होता है तो HTML में होता है वो, और जो भी बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा पूरा HTML में वो होगा कुछ। फिर दूसरे टाइम स्टैम्प पे स्टोर होगा वही पेज, यहाँ पे 3 टाइम स्टैम्प दे इसलिए मैं 3 ले लेता हूँ, ये आपके डिजाइन के ऊपर आप कितने स्टोर करना चाहो। कूल, ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा सामने निकल के आया मैप का, कि अंदर में ये जो एक्चुअली होगा, जो अब आप समझोगे इस बात को एक एक करके एलैबोरेट कि स्पार्स डिस्ट्रीब्यूटेड persistent मल्टी डायमेंशनल सॉर्टेड मैप। आई विल फर्स्ट टॉक ऑफ मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल है यार, क्योंकि आप पहले रो की के द्वारा एक्सेस करते हो। यदि कोई डायरेक्ट कॉलम है, यानी कि कॉलम फैमिली में फर्दर कॉलम्स नहीं है, एक इंडिविजुअल कॉलम ही अपने आप में फैमिली है, तो सीधे उस कॉलम के अंदर में यू कुड हैव डायरेक्ट वैल्यूज आल्सो। या फिर हमने कहा कि ये सेल तो एक ही है लेकिन दे कैन बी अ थर्ड पैरामीटर, सो ऑप्शनल ही है ये थर्ड पैरामीटर विच स्टोर्स टाइम स्टैम्प। तो ये कहाँ यूज होता है? अब बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यूसेज है इसका। तो जब गूगल एक्सेस कर रहा है आपके वेब टेबल में पेज स्टोर कर रहा है, तो वो जब लास्ट टाइम गया तब ये वैल्यू थी, जब उन्होंने लास्ट टाइम इस पेज को क्रॉल किया होगा। फिर मे भी सपोज करो 1 महीने बाद गया वो क्रॉल करने के लिए उस पेज, फिर उसने ये वैल्यू पाई। तो वो ऐसा नहीं है कि नया वैल्यू जब स्टोर कर रहा है तो पुराने को लॉस कर दे रहा है। नो, इट ऑलवेज नोज अबाउट द प्रीवियस वैल्यूज। हाउ मेनी प्रीवियस वैल्यूज इट नोज, दैट्स कॉन्फिगरेबल, कि वो 3 स्टोर करे या कहे कि मोस्ट 3 रिसेंट या मोस्ट 7 रिसेंट वैल्यूज, या कहे कि whatever changes are there in last 1 month those I want to store। तो जो भी स्टोर करे वो उसके ऊपर है। तो लेकिन तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे डिजाइन आएंगे जहां पे आप हिस्ट्री से कंपेयर करते हो, वर्जनिंग करते हो। जैसे कि आप देखो अगर गूगल डॉक, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल हो गया अब, कि गूगल डॉक में जब आप चेंज करते हो ना तो आपको हिस्ट्री दिखाता है, पूरी हिस्ट्री दिखाता है कि इस तारीख को इसने आपने ये चेंज किया, ये चेंज किया। यानी कि दे ऑल्सो नो अबाउट योर हिस्ट्री, they also know about what was the previous version of the document on which you made edit। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है कि जो हमारा स्टोरेज ऐसा हो जहां पे हम उसको टाइम स्टैम्प बेस्ड स्टोर कर पाए। अच्छा, दूसरी बात टाइम स्टैम्प की क्या है
कि बाय डिफॉल्ट जो टाइम स्टैम्प स्टोर होता है दैट इज sorted as per recency। टाइम स्टैम्प जो स्टोर होता है, देखो रो की क्या समझ गए तुम कि रो की हमेशा ऐसी होंगी, sorted स्टोर होगी। तो अगर पहले की अभिनव आ रही है, उसके बाद ही दिव्यांग की आएगी, उसके बाद ही पवन की आएगी, ऐसे करके मान के चलो तुम, ठीक है, क्योंकि इट हैज टू बी sorted। ये की sorted होंगी ही होंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और टाइम स्टैम्प जो है सॉरी वो भी sort होगा, लेकिन दैट sorting विल बी बेसिकली यू कैन कॉल कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प, या इसको यूं भी कह लें कि मोस्ट रिसेंट इज फर्स्ट, मोस्ट रिसेंट इज फर्स्ट। वो चॉइस इसने इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मल यूज केसेस में वी ऑलवेज वांट टू एक्सेस रिसेंट डेटा, वी ऑलवेज वांट टू एक्सेस रिसेंट डेटा, तो वो जल्दी मिल जाए, वो पहले मिल जाए बेसिकली, इसलिए टाइम स्टैम्प को ऐसे करके स्टोर किया है, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा रहा कि उसमें अब ये था क्या, अगर इस टेबल को थोड़ा समझें तो तुम जानते होगे गूगल जब पेज की रैंकिंग करता है तो एक तो पेज का कंटेंट पता होना चाहिए उसको, ऑब्वियसली ये कंटेंट हो गया वेरियस टाइम स्टैम्प पे। दूसरा वो ये स्टोर करता है कि एंकर कहाँ है, मतलब इस पेज की बैक लिंकिंग कहाँ से हो रही है। तो ये जो बता रहा है ना, ये बताना चाह रहा है कि cnnsi.com के वेब पेज पे एक ऐसा एंकर टैग है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि CNN नाम का टेक्स्ट है और टेक्स्ट पॉइंट्स टू दिस हाइपरलिंक www.cnn.com। एक और वेबसाइट है my.look.ca, ठीक है, और उस पर टेक्स्ट लिखा है cnn.com और वो हाइपरलिंक्ड है इस पेज से। सिमिलरली अगर ध्यान दो तो ऐसे तो भैया देखिए कितनी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स व्हिच विल बी देयर व्हिच विल एक्चुअली पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आप समझो कि एंकर फैमिली के अंदर में वो मिलियन कॉलम होंगे। ये बात बहुत ही साधारण सी बात है कि यदि 1 मिलियन वेबसाइट्स हैं जो cnn.com को पॉइंट कर रही हैं, तो इस एंकर के साथ हमें मिलियंस ऑफ कॉलम होंगे। तो ऐसे यूज केस जहां पे आप मिलियंस ऑफ कॉलम्स स्टोर करना चाहो ना, अनबाउंडेड डेटा, उसका नाम है अनबाउंडेड डेटा, बिग टेबल या एच बेस या कैसेंड्रा विल रियली वर्क वेल, ठीक है। दूसरी बात भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है, बोला हाँ हूँ, बोलो कुछ। हेलो, ये पॉइंट कर रही है क्या, मतलब उसका एंकर टैग मतलब उस वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है कि उस कंटेंट में उस अलग वेबसाइट के CNN लिखा हुआ है बस। अब एंकर टैग बोला था ना, तो क्या रेफरेंस पड़ा हुआ है वहाँ पे, मतलब हाइपरलिंक? हाँ हाइपरलिंक पड़ा हुआ है भाई। गूगल को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि कितनी एक्सटर्नल वेबसाइट ऐसी हैं जो आपकी वेबसाइट को पॉइंट करती हैं, which prove a point that you are a relevant website which people want to refer to। अच्छा ठीक है। तो उन पेजेस पे बेसिकली वहां पे एक टेक्स्ट पड़ा होगा, जैसे कि कोई भी वेबसाइट खोलो ना, आई मीन आते होंगे ना 50 तरह की चीजें कि यू कैन गो टू दिस हाँ नहीं फर्दर नहीं जानने की, हाँ यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसे, ठीक है। सो उस तरह की इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब ध्यान दो तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स कैन एक्चुअली पॉइंट टू यू। तो एंकर के कॉलम फैमिली में, एक कॉलम फैमिली एंकर में ऐसी मिलियन ऑफ कॉलम होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, जिन सब जगह पे CNN रेफर कर रहा हूँ। हाँ, बस ये टेक्स्ट का नाम है। जैसे कि ये टेक्स्ट तो होता था कि कोई लिख दे पवन और पवन को पॉइंट करा दे यहाँ पे, लेकिन जो लोगों ने जो यूजुअल टेक्स्ट यूज कर रही है वेबसाइट, वो पॉइंट आउट किया कि ये वेबसाइट ने CNN नाम का टेक्स्ट लिखा है अपने होम पेज पे या कहीं भी, और वहां से रिडायरेक्ट हो रही है यहाँ पे। इसने CNN.com लिखा है, वो यहाँ रिडायरेक्ट हो रही है, इत्यादि ऐसे करके सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो यही अच्छा, इस यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब सपोज करो गूगल का स्ट्रक्चर तो सेम है, अब CNN.com तो एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसपे वास्तव में मिलियंस ऑफ
वेबसाइट पॉइंट कर रही होंगी, लेकिन मैंने एक नई वेबसाइट बनाई pawanpundi.com, अब उसको कौन जाने, कोई नहीं जानता। हो सकता है उसमें से हार्डली में से एक वेबसाइट पॉइंट कर रही हो, तो मिलियंस ऑफ कॉलम के लिए, कॉलम तो बन गए ना, लेकिन तो मिलियंस ऑफ कॉलम्स के लिए मेरे पर्टिकुलर रो में मेरी वेबसाइट के लिए वो एंट्री नल होगी, क्योंकि ऑन दोज वेबसाइट्स देयर इज नथिंग व्हिच पॉइंट्स टू मी। इसीलिए कह रहे हैं कि स्पार्स है, कि कॉलम बहुत सारे हैं, हो सकता है मिलियन का बिलियंस ऑफ कॉलम होंगे, एक्चुअली सारी वेबसाइट्स होंगी इसमें नॉर्मली एंकर के अंदर, लेकिन आउट ऑफ दोज बिलियंस ऑफ कॉलम्स मेरी रो के लिए एक या दो में वैल्यू हो पॉसिबल है, तुम्हारी वेबसाइट के लिए मे भी 5-6 में हो, किसी पॉपुलर वेबसाइट के लिए मे भी 100 लिंक हो, 1000 लिंक हो, लेकिन फिर भी इफ यू कंसीडर आउट ऑफ बिलियन ओनली फ्यू कॉलम्स व्हिच हैव द वैलिड वैल्यूज, बाकी सब नल होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि स्पार्स है ये स्ट्रक्चर, स्पार्स तो है। वो जो आउट ऑफ जो कॉलम्स है, कुछ, वो जो कॉलम्स है वो वेबसाइट नेम्स है यहाँ पे ना। हाँ कॉलम वेबसाइट नेम्स है। ठीक है, ठीक है। तो वो इसलिए आई थिंक नाउ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू एटलीस्ट के व्हाई इट इज स्पार्स। स्पार्स इसलिए था क्योंकि बहुत सारे कॉलम के लिए वैल्यू नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड तो अंडरस्टूड है, 1000 सर्वर्स पे है। परसिस्टेंट भी अंडरस्टूड है, डिस्क पे स्टोर होगा। मल्टी डायमेंशनल भी अंडरस्टूड है कि रो है, कॉलम फैमिली है, कॉलम है और टाइम स्टैम्प भी है। और सॉर्टेड भी अंडरस्टूड है कि भैया सॉर्टेड बाय रो की, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, स्टेशनरी ऑर्डर बोल दो उसको, और टाइम स्टैम्प है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प सच दैट का रिसेंट डेटा सबसे पहले मिल जाए, बस। तो अगर यदि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कल को आपको मिलती है, राइट, कि आपको मल्टीपल वर्जन स्टोर करने एक डॉक्यूमेंट के, तो आप बिग टेबल का सजेशन दे सकते हो कि गूगल बिग टेबल इज वेरी वैलिड चॉइस, वो बना ही है उस। देखो एक तो चीज है कि आप कह सकते हो कि मैं माइस्क्यूएल में स्टोर कर लूंगा, इस टाइम स्टैम्प पे डॉक्यूमेंट ये था, इस टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट ये था, और फिर रिसेंट निकालने के लिए आप क्वेरी चलाओगे, अरेंज करोगे, तो कोई भी काम किसी भी डेटाबेस से आप कर सकते हो, ये तो सच बात है। लेकिन देयर आर थिंग्स व्हिच आर लाइक which they are built for, which they are already optimized. So Google Web Table is very much optimized for storing multiple versions of a document. वो उसके लिए बना है, राइट, उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है। तो आप मल्टीपल टाइम स्टैम्प पे स्टोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, और कॉलम फैमिली है, सब तो समझ में आएगा। या डिपेंड कर रहा है कि स्केल किस तरह का स्केल है, मतलब बहुत अगर ज्यादा डेटा है तब यूज कर सकते हैं बिग टेबल, अगर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और वर्जन स्टोर करनी तो स्केल यूज कर सकते हैं। हाँ थोड़ा म्यूट करो ज्ञानेन। हाँ या कूल है। सो तो ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गए। अब रो पे बात करता हूँ, थोड़ा रोज पे और डिटेल में जाना चाहता हूँ, कारण है उसका। तो हम ये समझ में आ गया कि डेटा इज स्टोर्ड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, डिक्शनरी जैसा ऑर्डर है, सॉर्टेड है बेसिकली। और ये भी कह सकते हैं कि सपोज करो आपके पास अब स्टोर कैसे होगा ये, तो ये मान लो कि हमारे पास सपोज करो 1 करोड़ रो है, 1 करोड़ रो है हमारे पास। तो ये जो है इस रो रेंज इज डायनामिकली पार्टीशन, यही इसका वो है हिसाब किताब कि वो कहेगा कि भाई पहली 1000 रो इस सर्वर पे हैं, फिर दूसरी 1000 रो इस, अगली 1000 रो इस सर्वर पे हैं, उसके बाद 1000 रो इस सर्वर पे हैं, ऐसे करके स्टोर। तो रो की जो रेंज है वो डायनामिकली पार्टीशन है, समथिंग लाइक रो 1 रो 1000 is on server 1 और रो 1001 to रो 2000 is on server 2, ऐसे करके स्टोर हो जाएगा। शार्डिंग जो कह रहे थे वही है ना। हाँ बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स का क्लस्टर है, तो वो कुछ तो कर रहा होगा इनको स्टोर करने के लिए। तो बिग टेबल बेसिकली यदि हम कह रहे हैं कि रो रेंज है, रो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर है, तो एक सर्वर में कुछ ही कैपेसिटी होगी, इट कैन स्टोर हार्डली लेट्स से 1000 रो या लाख रो, उसके बाद बाकी डेटा होगा दूसरे सर्वर पर जाएगा। ठीक है, इसका एक एडवांटेज क्या हो गया ना, ये मान के चलो कि जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि सपोज करो मुझे CNN.com वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक पता लगानी है या CNN.com का डेटा चाहिए,
क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा ऑफ वन पर्टिकुलर वेबसाइट, या इट्स कर सकते हो कि cnn.com और फिर cnn.org या cnn.in, इन पे एनालिसिस करना चाह रहे हो आप, तो वो बड़े फास्ट होंगे, क्योंकि आपने देखा ना कि रो ये जो स्टोर्ड हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ रो की में है, यानी कि जो रिलेटेड रोज हैं वो आसपास स्टोर होंगे। और तो मे बी आपका 1000 मशीन का क्लस्टर है, लेकिन जब आप CNN डोमेन का एनालिसिस करने जाओगे तो आपको हो सकता है 2 या 3 मशीन टच करनी पड़े, या मे बी एक ही मशीन टच करनी पड़े। तो दिस इज वेरी एफिशिएंट कि आपको पता है कि डेटा हजारों मशीन में है, लेकिन व्हेन यू रिक्वायर टू एक्सेस डेटा ऑफ वन पर्टिकुलर host or domain analysis, then you might not need to touch 1000 machines. You might need to touch only few machines out of 1000. So that's the advantage of having a sorted. यदि ये sorted ना होता तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई होती। ये sorted ना होता तो मैं हजारों मशीन पे जाता और पता लगाता कि इस पे cnn.com, cnn.org, cnn.in ऐसा कोई रो तो नहीं, और हजारों मशीन से आस्क करता, फिर एक एग्रीगेशन लेयर होती जो कंबाइन करती रिजल्ट और मुझे फेंकती, ठीक है, तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि सॉर्टेड का स्टोर करके इसने अपनी क्वेरीज को बहुत सारे यूज केस के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया, बहुत सारे यूज के लिए। यू डोंट हैव टू टच मैनेज सर्वर्स प्रोबेबली। तो सॉर्टेड ये वेबसाइट के रिवर्स नाम से है ना? हाँ, वेबसाइट के रिवर्स नाम से सॉर्ट किया इसने, वो अपना यूज केस ने बनाया है बेसिकली कि rather than saying www.cnn.com उसने com.cnn.www बनाया, वो उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा क्योंकि मे बी जब उसे अपफ्रंट स्टोर करेगा ना www.cnn.com तो देखेंगे, उसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, ये इससे कुछ एक्सेस में एडवांटेज मिल जाता है बेसिकली, बस और कोई खास बात नहीं है। तो cnn.com के जितने पेजेस होंगे वो एक साथ अरेंज, उसके बाद ही cnn.org के पेज आएंगे, समझ लेता हूँ। cnn.com के पेजेस हुए और cnn.org के उसके बाद आएंगे, कुछ इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। कॉलम फैमिली की बात कर लेते हैं। ये वैसे वही है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कुछ कॉलम को आप अरेंज कर सकते हो। तो कॉलम्स grouped into sets which are called as column families. तो कॉलम फैमिली, तो अब जब आप वो लिखोगे ना क्वेरीज भी, इसका क्वेरी बटन देखोगे, एपीआई यानी CRUD देखोगे, तो देखोगे कि जो भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑप्शंस हो रहे हैं वो आप कॉलम फैमिली पे, मे बी यू कैन रीड वन फुल कॉलम फैमिली टू, क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि मैं चाहता हूँ कितने सारे लिंक्स हैं, जितने लिंक्स हैं मुझे थैंक दो, क्या व्हाट इज द काउंट ऑफ लिंक्स which point to this website for my ranking. So all those things can be really fast if they are stored as column families, क्योंकि तुम्हें पता पड़ गया है कॉलम फैमिली तो ऐसा है कि फिजिकली एक साथ स्टोर हो रही होगी कॉलमनर में, वो एडवांटेज मिल जाएगा। और टाइम स्टैम्प तुमको क्लियर है ही। अब आगे बढ़ते हैं इसको कि क्यों ये गूगल बिग टेबल बना है, कैसे, अंदर में क्या है। ये जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के मैप। अंदर में क्या हो रहा है उसका हम समझ लेते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गूगल ने ऐसा क्या किया कि रिस्क सीक होने के बावजूद चीजें, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा, राइट। देखो इन मेमोरी होता तो कोई बात ही नहीं थी, तेज हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि डेटा परसिस्टेड है। जो इस मैप की ब्यूटी है वो ये है कि परसिस्टेड है डेटा। तो अगर डेटा परसिस्टेड है यानी कि डेटा डिस्क पे है, तब भी इतनी तेजी से एक्सेस कैसे हो रहा है, हाउ कम सो फास्ट एक्सेस, कि मैं डेटा को एक्सेस कर रहा हूं तब भी वो इतनी तेजी से कैसे एक्सेस हो जा रहा है, हमें वो समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो उसके लिए एक जो मेन चीज है वो है, दे कॉल इट एसएस टेबल, गूगल इसको बोलता है। तो जो इस टेबल का बिल्डिंग ब्लॉक है जिस कॉल्ड एसएस टेबल। तो व्हाट इज एसएस टेबल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसिस्टेंट है यानी डिस्क में होगा एसएस टेबल। ऑर्डर्ड है कि वो ऊपर भी ऑर्डर था तो एसएस टेबल ऑर्डर होना पड़ेगा। एक और खास बात है, इम्यूटेबल है।
यानी एक बार मैप बन गया, एसएस टेबल बन गया एक बार, तो वो मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। यू कैन मर्ज टू एसएस टेबल्स, वो अलग बात है, लेकिन एक एसएस टेबल बन गया उसको आप नहीं तोड़ पाओगे। इंटरनल व्यू समझा देते हैं इसका। maybe I'll copy the image। यहाँ दी नहीं है वो इमेज। एक मिनट, तो ये हमारा एक इंटरनल व्यू है कि कैसे वो बेसिकली एसएस टेबल कैसे बन रहा है या क्या है, ठीक है। तो यो मान लो, एक तो ये पूरा का पूरा जो हार्ट है ना इसका बिग टेबल का, वो यही है कि जो हम नॉर्मली करते हैं, मैप रिड्यूस के। मान लो आपको डेटा कलेक्ट करना हो, आपसे कहा जाए कि आप आधार कंपनी हो और आपको आधार का डेटा कलेक्ट करना है पूरे इंडिया से, तो आप यही तो करोगे ना। सबसे पहले बीइंग कंट्री आपको अगर स्टेट को असाइन करोगे, आप स्टेट में भी एक आदमी तो नहीं कलेक्ट कर पाएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को असाइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट आपकी भी तहसील को या विलेज को असाइन करेगा, और विलेज में भी मे बी आप 4-5 लोगों को भेजोगे कि भैया डेटा लेके आओ। तो जब बहुत सारे लोग लेने जाएंगे देन यू स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो प्रोबेबली वो एक्सरसाइज आपकी 2-3 दिन में हो सकती है, जो कि 2 साल लगते हैं अगर एक आदमी करता है, 2 आदमी करते हैं, पॉसिबल भी। स्टोरेज या एक्सेस जो तेज होता है वो जब डेटा स्मॉल हो तब सबसे ज्यादा, आप डेटा को बढ़ाते जाओगे स्लो हो जाएगा। इवन आपकी पॉइंट क्वेरीज भी है, तो यदि अगर डेटा 1000 हो या 2000 हो, इतना है बड़ा तेज है, 1 मिलियन होता है थोड़ा स्लो होता है, 1 बिलियन होता है तो बैठ जाता है। पॉइंट क्वेरी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, कई बार सेकंड्स ले जाती है मिली सेकंड की जगह। तो उस केस में आप देखोगे गूगल ने पहले ये कहा कि जो एसएस टेबल है अंदर में वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, पहली बात तो। और हर एक ब्लॉक ऑल्दो कॉन्फ़िगरेबल साइज है, लेकिन टिपिकली जो गूगल रखता है, टिपिकली ईच ब्लॉक इज 64 KB इन साइज। अब आप इसका एडवांटेज समझ लो। सबसे पहले जो एक्चुअल डेटा जहां स्टोर है जिस ब्लॉक में, ये हर एक ब्लॉक जो है, पहली बात तो ऐसे लाखों एसएस टेबल, ये एक एसएस टेबल की बात कर रहा हूं, ऐसे लाखों एसएस टेबल हैं, उस एक एसएस टेबल में भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, और हर एक ब्लॉक केवल 64 KB का साइज होता है टिपिकली। 64 KB इज ए वेरी स्मॉल डेटा जिसपे बहुत तेजी से सर्च हो, कि ऐसा ना हो कि आप डिवाइड तो कर रहे हो लेकिन जो आपका जो ब्लॉक है जिसपे एक्चुअल सर्च चल रही है वो इटसेल्फ 2 GB का है, तो पता पड़ा फिर टाइम ले गया, तो लेटेंसी तो फिर भी बढ़ी। इसलिए फाइनल डेस्टिनेशन where data is stored, that should really be a small chunk, small data, वहां पे बहुत तेजी से सर्च हो। so when we are talking of petabyte data, एक एसएस टेबल का जो ब्लॉक है वो खुद में 64 KB ही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज ब्लॉक इंडेक्स? मैंने ब्लॉक तो रख लिए। ब्लॉक इंडेक्स हमेशा इट्स लोकेटेड एट एंड ऑफ एसएस टेबल। एसएस टेबल के अंत में एक ब्लॉक रखा होता है, मान लो जिसको हम ब्लॉक इंडेक्स कहते हैं। और जब हम एक एसएस टेबल को लोड करते हैं, whenever we load SS table into memory, तो obviously SS table खुद में persisted था, तो अगर persisted था तो वो तो हार्ड डिस्क पे होगा। तो यानी कि अब डिस्क से जब आप मेमोरी में लेके आते हो तब क्या होता है वो समझते हैं कि whenever we load SS table into memory, this block index is loaded first। जो ब्लॉक इंडेक्स है वो पहले लोड होता है, ये मान के चलो कि जब भी कभी हमने लोड बोल रहे या ओपन बोल लो कुछ, whenever you load or open the SS table and bring it into memory, तो ब्लॉक इंडेक्स सबसे पहला है जो आएगा, ठीक है। अब गूगल ने जो
खास बात करी ना वो यही करी कि उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि मैं बड़े बोल्ड मिलता हूँ उसको पूरा, लुकअप कैन ऑलवेज बी परफॉर्म्ड इन जस्ट वन डिस्क सीक। ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व किया है, क्योंकि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि डेटा जब भी स्लो होता है एक्सेस, वो इसलिए स्लो होता है कि आप रैंडम डिस्क सीक करते हो, मल्टीपल डिस्क सीक करते हो, वो भी रैंडमली, तो डेटा का एक्सेस। गूगल ने कुछ ऐसा किया है इन लोगों ने टेबल में कि चाहे कुछ भी हो, आप हर केस में डिस्क का एक्सेस एक ही बार कर लोगे, एक ही हिट में ले आओगे। तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अब क्या है यहाँ पे, ये ब्लॉक इंडेक्स जो है, और दूसरा मैंने नाम लिया था कि अब काम आएगा ऑर्डर्ड का, ऑर्डर्ड था ये। तो यो मान लो कि इन सिंपल फॉर्म ऑर्डर का मतलब क्या है, ब्लॉक 1 में सपोज करो, मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, 1 से लेके 100 तक का डेटा है, यही ऑर्डर का मतलब है। ब्लॉक 2 में 100 से 200 का डेटा है। सपोज का समझ लो आस्की टू क्या कहता हूँ, आस्काई टू नंबर कर रहा हूँ, कैपिटल ए का 65 कर रहा हूँ, कैपिटल बी का 66 कर रहा हूँ, एटसेट्रा, तो ये नंबर निकाल सकता हूँ। अज्यूम कर लो ब्लॉक 3 है, 200 से 300 तक का डेटा है, ऐसे एन ब्लॉक तक का इंफॉर्मेशन उसको पता है। अच्छा, तो ब्लॉक इंडेक्स को क्या पता है, ब्लॉक इंडेक्स को पता है कि 1 से लेकर 100 तक का डेटा ब्लॉक 1 में है, 100 से 200 तक का डेटा ब्लॉक 2 में है, 200 से 300 तक का डेटा ब्लॉक 3 में है, एटसेट्रा। नाउ बेसिकली व्हेनेवर द ब्लॉक इंडेक्स इज लोडेड इनटू मेमोरी, ये सॉर्टेड था, ठीक है। आप इसके ऊपर बाइनरी सर्च लाओगे, जो ब्लॉक इंडेक्स लोड हुआ है, यू कैन क्या सिस्टम भी रन करता है, वो सिस्टम runs binary search on block index। तो बाइनरी सर्च पता है तो लॉग एन में हो जाएगा, बहुत तेज होगा। तो ब्लॉक इंडेक्स में आपके यहाँ पे मान लो हजारों ब्लॉक थे, बहुत तेजी से आपको बता देगा कि इन 1000 ब्लॉक में से किस ब्लॉक पे आपका डेटा पड़ा है। जो सपोज आप चाहते थे डेटा नंबर 998, तो आपको बता देगा वो कैलकुलेट करके लॉग एन टाइम में कि यू हैव टू लोड ब्लॉक नंबर 9 और ब्लॉक नंबर x। ये कैलकुलेशन इन मेमोरी हो रही है, आपका ब्लॉक इंडेक्स इन मेमोरी लोड हो गया, रैम में लोड हो गया, छोटा सा ही होता है, और फिर आप उस पर वो चला रहे हो बाइनरी सर्च, वो भी तेज चलेगा, देयर इज नो डाउट। देन बाइनरी सर्च गिव्स यू एग्जैक्ट सर्वर लोकेशन के जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, या एग्जैक्ट ब्लॉक लोकेशन, या एग्जैक्ट डिस्क लोकेशन, जो भी लोकेशन मान लो स्पेसिफिकली, एंड देन यू हैव टू जस्ट मेक वन डिस्क सीक। हाउ सिंपल, राइट? कि भाई अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि डिस्क पे कहाँ ये रखा हुआ है, उसी ब्लॉक को मेमोरी में लेके आओगे। तो आउट ऑफ ब्लॉक 1 टू ब्लॉक n you might need to bring only block number 98 into a memory, और उस पर सर्च करोगे अपना की, अपना वैल्यू, और वो तो केवल 64 KB का है, तो उस पर तो की वैल्यू लुकअप बड़े तेज होने ही लेट्स स्मॉल डेटा सेट, राइट? तो बेसिकली ये एसएस टेबल बना के, अगर सपोज करो ये ऑर्डर ना होता, आप ये कभी ना कर पाते। अगर रैंडम होता, ऑर्डर ना होता, तो आप ये कभी कर ही नहीं पाते कि भैया ब्लॉक इंडेक्स मेमोरी में ले आओ। उस पर बाइनरी सर्च कैसे चला लोगे यदि वो सॉर्टेड ही नहीं है? तो यू कैन नॉट रन एंड यू कैन नॉट देन फाइंड इन वन डिस्क सीक। तो ये बहुत कीमती, कुछ भी हो वन डिस्क सीक में वो पता लगा लेगा एसएस टेबल के माध्यम से कि मुझे कहाँ पे। तो ये एक बात हो गई हमारी। एक बात इसमें जो नोटवर्दी है वो ये है कि कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं कि ऑप्शनली, आई एम सेइंग ऑप्शनली, ऑब्वियसली कॉस्टली सेटअप होगा। तो जब आप गूगल बिग टेबल को कॉन्फ़िगर करते हो, इवन दिस इज अवेलेबल एज अ सर्विस बाय द वे गाइस इन गूगल क्लाउड, जीसीपी में है अवेलेबल। तो आपको प्रोविजन देते हैं कि एसएस टेबल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू बी कंप्लीटली इन मेमोरी। कि एसएस टेबल की एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी भी है
कि जहां आप कह सकते हो कि मुझे पूरा का पूरा डेटा इन मेमोरी चाहिए, तो इन मेमोरी हो बहुत कॉस्टली होगा, नो डाउट, मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए। और लेकिन बच गया क्या आपका कि नो डिस्क सीक होंगे इस केस में, क्योंकि डेटा डिस्क पे है ही नहीं, सारा का सारा डेटा मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो बहुत ही परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन कुछ हो, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन कुछ हो भैया, तो लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉस्टली सेटअप होगा, राइट। बट यू कैन एक्चुअली कॉन्फ़िगर एसएस टेबल टू बी कंप्लीटली इन मेमोरी आल्सो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये परसिस्टेंट कैसे है और रीड और राइट किस तरीके से होते हैं, okay? बढ़िया, लेते हैं राइट ऑपरेशन समझ लेते हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई डाउट? ऐसे, हाँ हेलो, हाँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये एसएस टेबल का पिक्चर हमेशा रीड टाइम पे ही आएगा। राइट, जब राइट भी तो होगा तभी तो रीड कर पाओगे, राइट तो होगा ना पहले। हाँ तो जो जैसे अभी हम बोल रहे थे कि रीड करना है, मान लिया अभी तो हम रीड की बात कर रहे थे राइट, जितना भी डिस्कशन हुआ अभी। हाँ, मैं बता रहा था अभी, तो मैं ये एंश्योर कर रहा था आप लोगों से कि एसएस टेबल ने ऐसा क्या खूबसूरत कर दिया कि आप एक डिस्क सीक में ही डेटा को निकाल लेते हो, रैंडमली डिस्क सीक नहीं करते मल्टीपल, उसकी बात कर रहा था बस। अच्छा तो मतलब जैसे कि जो हमारी एक्चुअल टेबल्स होती है, मान लो मैंने कोई भी टेबल बना रखी है, हाँ, तो वो टेबल का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एज एसएस टेबल होता है। बिल्कुल। अब वो लोड होती है जब भी डेटा रीड करना होता है, और वो हाँ, लोड इन मेमोरी होती है पहले, राइट। हमेशा जरूरत मतलब नॉर्मली, बट लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट जो बता रहा हूँ, ये रीड और राइट का ही है, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे रीड राइट होगा। ओके। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, बहुत आसान है। तो राइट में क्या होता है, ये हमारा राइट ऑपरेशन यहाँ से ट्रिगर हुआ, मेरा पॉइंटर दिख रहा है क्या, ये कर्सर यस, दिख रहा है, दिख रहा है। देख रहे कूल है। तो ये राइट ऑपरेशन हुआ, तो राइट ऑपरेशन कैसे होता है ये समझते हैं कि राइट ऑपरेशन जब आप, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है गाइस, वर्टिकली एक लाइन खींची है बीच में पूरे पेज में, ये ऊपर है मेमोरी, ये मेमोरी वाली बात है, ये जहां पे जो भी कुछ है वो मेमोरी में हो रहा है, और नीचे जीएफएस, जो जीएफएस है ना उसका फुल नेम है गूगल फाइल सिस्टम, या इनका खुद का हार्ड डिस्क, या इनका खुद का डिस्क मान लो तुम पूरा, ठीक है। तो ये मेमोरी वाला पार्ट है, ये डिस्क वाला पार्ट है, ये समझ लो। तो राइट ऑपरेशन जब आता है, सबसे पहले वो, इसी को परसिस्टेंट बोलते हैं गाइस, जीएफएस का ये परसिस्टेंट पार्ट हो गया जो डिस्क में, और इन मेमोरी है ही। अच्छा, तो जब राइट ऑपरेशन आता है तो नंबर 1 क्या होता है राइट में, कि अपडेट्स द राइट लॉग या कमिट लॉग, कुछ भी बोल दो, इन जीएफएस। तो ये एक लॉग फाइल जैसी है। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन आता है कोई भी राइट ऑपरेशन, तो वो एक लॉग फाइल में राइट होता है, और लॉग फाइल हार्ड डिस्क में है या गूगल के फाइल सिस्टम में है, या यूं कहें कि परसिस्ट हुआ। तो राइट ऑपरेशन जब आया तो सबसे पहले परसिस्ट किया, और ये बड़ा कीमती है, क्योंकि यदि आप सबसे पहले परसिस्ट नहीं करोगे एंड इफ यू डिपेंड ऑन समथिंग व्हिच इज इन मेमोरी, तो माइट बी इट गेट्स लॉस्ट। So you have to first persist whatever comes, then take it to your volatile memory or in memory or whatever be. तो पहले राइट ऑपरेशन आता है तो पहले persist ही कराता हूँ उसको राइट लॉग में। उसके बाद we also take it into mem table which is in memory. तो यानी कि जब राइट ऑपरेशन आता है तो दो जगह लिखा जाए, फर्स्ट इट गोज इनटू द परमानेंट मेमोरी और persistent memory, then it goes into the mem table, ठीक है। तो secondly it writes same data to mem table which is in memory. इन मेमोरी है तो वो उड़ सकता है, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर उड़ गया
तो रिकवर करने का ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि डेटा कमिट लॉग में है, राइट लॉग में है, तो डोंट वरी के इन मेमोरी से उड़ गया तो क्या होगा, तो परसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आई कैन ऑलवेज रिकवर। तो बेसिकली ये समझ लो कि जब डेटा आया आपका तो राइट लॉग में हुआ और ऑल्सो इट गोज टू योर मेम टेबल, दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। इसमें भी बात कर सकते हो आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की, कि रादर देन कि हर एक ऑपरेशन हम लोग लॉग में लिखें और मेम टेबल में लिखें, वी कैन ऑल्सो डू अ ग्रुप कमिट। यानी कि जब 100 ऑपरेशन लॉग में आ जाएं रेडी हो राइट होने के लिए, तो मैं एक साथ 100 डेटा पॉइंट राइट कर दूं मेम टेबल में। और गाइस आई थिंक ये तो कहना मत कि अब वो 100 डेटा तो मेम टेबल में लेट पहुंचेंगे, तो कंसिस्टेंसी की गारंटी तो दे ही नहीं रहा है डेटाबेस ने, ये तो कभी क्लेम किया ही नहीं कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। ये तो अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, स्केलेबिलिटी की बात कर रहा है, ये इवेंचुअल कंसिस्टेंट है, थोड़ी देर में ही कंसिस्टेंट होता है। तो अपने को ऑप्टिमाइज करना चाहे तो करने देना इसको, कभी ये क्वेश्चन नहीं करना कि हमारा गोल, जो हमने गोल लिखे कभी लिखा ही नहीं कि कंसिस्टेंसी गोल है इसका। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इट हैज टू इमीडिएटली राइट इन मेम टेबल, नो, इट कैन टेक एन ऑप्टिमाइजेशन राउट, और वो ग्रुप कमिट करेगा, अपनी बैंडविड्थ बचाएगा, क्योंकि अगर हर एक ऑपरेशन जाके मेम टेबल में तुरंत लिखने लगा तो वो इट विल बी वेरी हैवीली लोडेड सिस्टम, वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कूल है। तो हम ग्रुप कमिट जब भी कभी करते हैं वी सैक्रिफाइस कंसिस्टेंसी। लाइक मैंने शायद जब यूट्यूब का एग्जांपल दिया था तब भी बताया था कि जो व्यू काउंटर्स हैं, कितने व्यूज हुए, वो ग्रुप कमिट करता है। हर एक व्यू को तुरंत अपडेट करने की बजाय इट डज ए ग्रुप कमिट। तो इट्स ओके, आई मीन थोड़ी देर बाद व्यूज दिख जाएंगे तो वी आर फाइन विद इट, वी आर टेकिंग अ ट्रेड ऑफ टू गेट बेनिफिट समवेयर एल्स। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, क्योंकि अब आप समझोगे मैंने ये बात क्यों करी कि रीड कैसे होता है। अच्छा, ये रीड ऑपरेशन है। तो रीड ऑपरेशन में यो समझो तुम लोग कि या इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, रीड पे जाने से पहले बताना पड़ेगा आपको माइनर कॉम्पैक्शन के बारे में। माइनर कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये बड़ा कीमती है कि भाई आपने डेटा लिखा कमिट लॉग में, लिख गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने डेटा लिखा मेमोरी में, मेम टेबल में, वो भी लिख गया, ये भी ठीक है। तो मेम टेबल का साइज लिमिटेड होगा भाई, मेम टेबल साइज विल बी लिमिटेड ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन मेमोरी है। हमने चूज किया है सिस्टम जिसमें कि आई हैव परसिस्टेड डेटा इन द गूगल फाइल सिस्टम और परसिस्टेड मेमोरी, तो मेम टेबल साइज का लिमिटेशन होगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेम टेबल रीचेस द थ्रेशोल्ड साइज। भाई आप राइट कर रहे हो, राइट हुआ 100, अब मेम टेबल का थ्रेशोल्ड साइज आ गया कि भर गया, हम इतना ही ले सकते थे। तब क्या स्टेप होंगी? नंबर 1, मेम टेबल इज फ्रोजन। अच्छा, मेम टेबल फ्रोजन का मतलब क्या है भाई? कि अब उसमें फर्दर राइट होने से रहे, अब उसमें राइट नहीं होंगे। तो बाकी राइट कैसे होंगे? नाउ न्यू मेम टेबल इज क्रिएटेड, न्यू मेम टेबल इज क्रिएटेड, कि अब नया मेम टेबल होगा, उसमें राइट होंगे। और जो फ्रोजन मेम टेबल हो गया था, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एसएस टेबल एंड स्टोर्ड इन द गूगल फाइल सिस्टम। सो फ्रोजन मेम टेबल जो हमने फ्रीज कर दिया था इज नाउ कन्वर्टेड टू एसएस टेबल एंड स्टोर्ड इन द persisted मेमोरी या गूगल फाइल सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो जिस समय ये प्रोसेस हो रहा है, ना रीड ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं ना राइट ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि आपका जब प्रोसेस हो रहा होता है तो आपने मेम टेबल बना दिया है ऑलरेडी नया वाला, तो राइट को रोक नहीं रहे, देयर इज नो ब्लॉकिंग ऑपरेशन। आईओ at this time continue without any interrupt. IO at this time can still continue. तो ये प्रोसेस ऐसा है कि आपका आईओ को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके मेम टेबल को बेसिकली वो फ्लश कर देता है टू एसएस टेबल। तो ये तरीका होता है। तो इससे एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, रीड कैसे होगा। तो रीड में दो बातें आएंगी भाई, बहुत ही कीमती सी बात है।
और बहुत सिंपल भी है, अंडरस्टैंड करने में कुछ दिमाग लगाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि भाई एक ऐसा पॉइंट तो सिस्टम में है ही है कि जब डेटा मेम टेबल में तो है लेकिन एसएस टेबल में नहीं भैया, क्योंकि जब मेम टेबल थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है उसी के बाद वो फ्रीज होता है और फ्रीज होने के बाद ही एसएस टेबल में कन्वर्ट होता है। दो बातें हो गई। यानी कि रीड जो है वो कैसे होता है, तो रीड के केस में एक डाउट है सर, तो आप कह रहे कि पहले वो एक बार फाइल सिस्टम में अपडेट करता है कमिट लॉग में, उसके बाद ऊपर मेम टेबल में जाता है ना? एकदम। तो फिर ये जो फ्लश करने की बात आ रही है एसएस, अच्छा वो एसएस टेबल तो अलग है क्या? मतलब वो बिल्कुल फाइल है, सिस्टम के क्योंकि जरिए में? क्योंकि हाँ देखो, क्योंकि टैबलेट जो है वो केवल टैबलेट लॉग इसलिए है कि भाई अगर आपका मेम टेबल गायब हो जाए तो आप रिकवर कर ले जाओ। टैबलेट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीड्स। टैबलेट लॉग से मैं ऑर्डर 1 में या एक डिस्क सीक में रीड नहीं कर पाऊंगा डेटा। वो डेटा को तो स्प्लिट एसएस टेबल में ही हो रहा है। एसएस टेबल तो बनाना ही पड़ेगा यदि अगर आपको ऑर्डर 1 डिस्क ओके, सीक सॉरी ठीक या है, ठीक। 1 डिस्क सीक में लाना है। बैकअप, वो हाँ फाइल ये सिस्टम बस से बैकअप है कि इनकी अगर मैम टेबल क्रैश करे तो वहां से उठा ले, और वंस इट बिल्कुल ओवरफ्लोज वी विल ट्रांसफर इट टू एसएस टेबल एंड देन कंटिन्यू। एग्जैक्टली केवल उसका बैकअप है और कुछ नहीं है वो। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि रीड एग्जीक्यूटेड ऑन मर्ज व्यू ऑफ मेम टेबल एंड योर सीक्वेंस ऑफ एसएस टेबल। एसएस टेबल बहुत सारे होंगे, तो ये बात समझ लो कि आप जो रीड कर रहे हो दैट डेटा माइट बी इन मेम टेबल और माइट आल्सो बी इन एसएस टेबल। तो आपको एक मर्ज व्यू पे एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन दिस मर्ज व्यू विल बी रियली रियली फास्ट क्योंकि मेम टेबल और एसएस टेबल दोनों ही ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हैं। यदि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होते हैं तो वही वाला जो आपने पढ़ा होगा ना, एक बड़ा सिंपल सा कि एक एरे ए है जिसका ऑर्डर है ये, और एक दूसरा एरे है A2 जिसका ये है। इनको मर्ज बड़ा तेजी से हो जाता है। दो मर्ज एंटिटीज का मर्ज बहुत तेजी से निकलता है। इट्स वेरी सिंपल ऑपरेशन, ऑर्डर एंड ऑपरेशन बहुत तेजी से होगा। तो मेम टेबल में डेटा हुआ तो वहां से रीड हो जाएगा, यदि मेम टेबल में नहीं हुआ तो वो एसएस टेबल से जाके रीड हो जाएगा। ठीक है, ये है फंडा बेसिक। एक चीज अब ये है कि मेम टेबल मतलब क्या ऐसा हमको प्रोवाइड कर रहा है? व्हाई कांट वी डायरेक्टली राइट इन एसएस टेबल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग मेम टेबल इन बिटवीन? व्हाई कांट यू डायरेक्टली राइट इन एसएस टेबल्स? हाँ, इन मेमोरी है ना मेम टेबल, फास्ट हाँ होगा। मेमोरी है ना, बहुत तेजी से राइट होगा ना, इन हमें मेमोरी राइट तो भी तेज एसएस टेबल भी रहती है, राइट? एसएस टेबल में मेमोरी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, लगातार बोल रहा हूँ एसएस टेबल persisted स्ट्रक्चर है ओके भाई। ओके एसएस टेबल जीएफएस में नहीं देख रहे, मेमोरी में दो चीज है, एक ही चीज है मेम टेबल बस। बाकी जीएफएस में टैबलेट लॉग यानी कमिट लॉग और एसएस टेबल भी persisted का पार्ट है। ओके ओके। तो ऑब्वियसली हम राइट करेंगे तो हम सीधे persisted में राइट करेंगे तो बड़ा स्लो हो सकता है वो। तो हम अपने राइट्स को, हम नहीं चाह रहे कि राइट की स्पीड भी सेक्रीफाइस हो। ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना भाई। देखो अब ध्यान दो, अगर तुम गूगल का एनालिटिक्स यूज करता है इसको, तो गूगल के एनालिटिक्स तो हर एक क्लिक मॉनिटर करता है यार। तो हर एक क्लिक को आई कांट टेक टाइम टू राइट, ठीक है। तो दैट हैज टू गो इनटू इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। जब ये भर जाएगा तो वो फ्लश हो जाएगा एसएस टेबल में, फिर से ऐसा चलेगा, ठीक है। और रीड होते टाइम भी either it can read from मेम टेबल और it can read from एसएस टेबल। ये है इसका रीड राइट सिनेरियो, ठीक है। तो ये हमारा माइनर कॉम्पैक्शन था जो हमेशा होना ही होना है, ठीक है। और कुछ बेसिकली वो भी होते हैं, यूँ कह सकते हो मेजर कॉम्पैक्शन भी चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। सो इन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ऑपरेशन है कि अगर मान लो दुनिया ऐसे ही चलती रही, ये दुनिया अगर ऐसे ही चलती रही कि हर एक बार जब भरेगा हमारा मेम टेबल तो मैं उससे एसएस टेबल क्रिएट करूंगा, और तो ऐसे बहुत सारे एसएस टेबल क्रिएट हो जाएंगे। अनलिमिटेड एसएस टेबल्स, अनलिमिटेड तो नहीं कहता, मैं बोलता हूँ मोर एंड मोर एसएस टेबल्स विल बी क्रिएटेड। तो बहुत ज्यादा एसएस टेबल अगर हो जाते हैं तो बैकग्राउंड में भी एक मेजर कॉम्पैक्शन चलता है which can few
SS tables, in background few SS tables and mem table can be converted to, will be लिखो, can be क्या होता ही है, ये हमेशा कहता है, will be converted to new SS table, but old SS tables will be deleted. अच्छा, यानी कि हो सकता है आपके पास उसने ऐसे कॉम्पैक्शन चलाया हो बैकग्राउंड में कि आपके 10 एसएस टेबल उठा ले और मेम टेबल उठा ले और उनको एक साथ बना दे एक नया एसएस टेबल। ऐसे भी कॉम्पैक्शन हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। यदि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी एसएस टेबल को वो डिलीट कर देगा। वी आल्सो डोंट वांट अननेसेसरीली बहुत सारे एसएस टेबल बनते चले जाएं, वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बात बनी। तो बेसिकली ये है रीड राइट। That is why writes are so fast and this is why reads are so fast. Writes are so fast in memory, reads are so fast या तो यहाँ होगा in memory, अगर SS टेबल में भी होगा तो because of persistent ordered immutable structure SS टेबल के स्ट्रक्चर से वो उसका इंडेक्स लोड करेगा ब्लॉक इंडेक्स मेमोरी में, बाइनरी सर्च लगाएगा और रेस्पेक्टिव ब्लॉक पे पहुंच जाएगा एक ही डिस्क सीक में। तो एक ही डिस्क सीक में यदि हम कुछ रीड कर पा रहे हैं, there is nothing better than that। तो और ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा कितना ही बड़ा, 1000 का क्लस्टर हो, पेटाबाइट्स क्लस्टर हो, एक्साबाइट्स क्लस्टर हो, वो हर केस में वर्क करेगा। तो डेटा बहुत ज़्यादा है एंड यू वांट टू रियली डिस्ट्रीब्यूट इट हॉरिजॉन्टली ताकि आपके राइट्स भी फास्ट हों और रीड्स भी फास्ट हों। तो गूगल बिग टेबल इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस। हिट एक ही है कि देयर इज नो गारंटी ऑफ कंसिस्टेंसी की हम कोई गारंटी की बात कर ही नहीं रहे कहीं भी। यहाँ पे system if does not demand consistency, then you can always for big data problems you can go to structures like big table और HBase और Cassandra भी सब कुछ बिल्कुल लगभग सेम ही बना हुआ है। लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कुछ रिफाइनमेंट्स भी कर सकते हो आप इससे। और रिफाइनमेंट्स का देखो, पहली बात है कंप्रेशन। ये डेटाबेस बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें कंप्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर ध्यान दो, स्पेशली जब हम के एक पर्टिकुलर वेबसाइट के या एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के वर्जन स्टोर करते हैं, राइट। तो देखो गूगल जैसे सिस्टम को डेटा बचाना है, अपना स्टोरेज बचाना है बहुत ज्यादा। यदि आप देखो कि एक वेब पेज था, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा वेब पेज, ये जनवरी में रीड किया उसने, इसी वेब पेज को उसने फरवरी में रीड किया, इसी वेब पेज को उसने मार्च में रीड किया, और तीनों के तीनों वर्जन। डू यू रियली एक्सपेक्ट के जैन से फेब से मार्च में कुछ कॉमन ही नहीं होगा क्या इन डेटाबेसेस में? एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ कॉमन होगा, बहुत ज्यादा कुछ। तो मैं पूरे के पूरे वेब पेज स्टोर करूं तो इट्स लाइक थ्राइस द स्टोरेज आई एम डूइंग, व्हिच इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। तो यहाँ पे कंप्रेशन का एग्जांपल देता हूँ। ये ले लो, ये पार्ट में ले लेता हूँ ताकि मे बी दिस इज आल्सो हेल्पफुल। नाम पे मत जाना यार, इन नाम से मतलब नहीं है कि जो कोई है स्कीम जो यूज करते हैं। मेन बात पे आते हैं। यदि ये इनपुट थी कि ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। इनपुट में था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा था, और फिर लिखा है बाद में मान लो इसी में वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो यानी कि ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पहले भी आ चुका है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, दो डॉक्यूमेंट में बात करूंगा तो लगभग पूरा ही रिपीटेड होगा, तब तो ऑप्टिमल की बात ही छोड़ दो। तो फिर भी आई विल जस्ट क्लैरिफाई, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये भी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो ऐसे केस में कैसे स्टोर करेगा वो? पहला तो स्टोर करना ही पड़ेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेम्बल वी द पीपल। अगली बार वो इसको बस मात्र ऐसे लिख लेगा कि 16,21 के जो डॉक्यूमेंट में 16वां कैरेक्टर था,
तो आप जब पाओगे एक काउंट करते 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 16वां ओ था ऑफ, और इस 16 से लेके 21 कैरेक्टर तक, नॉट 1621, 16 से स्टार्ट होके काउंट 21 कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 21 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे ऐसे स्टोर कर दो 1621. नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जान लो गाइस. मान लो कल को कोई क्वेश्चन पूछने लगे, अच्छा भाई मेमोरी तो आप सारे डॉक्यूमेंट के सारे वर्जन स्टोर करोगे, ऐसी कितनी मेमोरी लाओगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स, बिलियंस ऑफ फाइल्स, गूगल तो एक ही है, कितना मेमोरी लाऊं भाई. आप सारे वर्जन स्टोर भी करना चाह रहे हो तो बताओ उसको कॉम्पैक्शन पॉसिबल है. और स्पेशली इफ यू लुक एट कंप्रेशन, इफ यू लुक एट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, उनमें थोड़ा ही डेटा चेंज हुआ होता है, तो आप उसको तो खासकर कंप्रेस कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुली. लाइक 2 डॉक्यूमेंट्स में तो आप पाओगे कि 80% डेटा इज कॉमन इन 2 वर्जन्स, सो यू कैन सेव लॉट ऑफ स्टोरेज. और ये भी याद रखना कि यदि आप सोचो कि भाई अगर मैंने कंप्रेशन कर दिया तो हो सकता है डीकम्प्रेशन बहुत टाइम लगाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया एग्जैक्टली. ये दोनों प्रोसेस बहुत फास्ट हैं. एनकोडिंग हो जाती है 100 से 200 mbps स्पीड से, और डिकोडिंग होती है 400 से 1000 mbps. तो 1000 MB पर सेकंड का डिकोडिंग हो जाती है, स्पीड इतनी तेज है. सो डोंट थिंक अबाउट लाइक कंप्यूट अभी बहुत तेज हो गया है बिकॉज ऑफ मशीन्स एंड ऑल. तो आप एनकोडिंग डिकोडिंग रियली फास्ट कर सकते हो. आपको स्टोरेज बचाना है तो यू शुड बी डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस कंप्रेशन टेक्निक, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एट स्टोरिंग मल्टीपल वर्जन. मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये वाला एग्जांपल जो था, ये इन तीनों वर्जन्स में मे बी अगर एक का डेटा 100 MB था, तो इंस्टेड ऑफ 300 MB यू माइट डू अवे विद 120 MB 140 MB. तो बहुत बड़ा डेटा सेविंग होगा if you look at the scale of Google, once we think it at scale. ठीक है, so ये समझ में आ गया. ये बहुत that's it about SS tables. कि अगर हमें SS tables समझ में आ गया तो यूँ मान लो कि हम बहुत सारे डेटाबेसेस का आप वैसा समझ सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड फॉर, राइट. पहले मेमोरी से रीड करो, मेमोरी में ना मिले तो डिस्क पे जाओ, या डिस्क में कैसे फास्ट एक्सेस हो सकता है, एंड ऑल दैट स्टफ समझ में आ जाना चाहिए हमको. तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ. सर स्मॉल स्केल पे रेडिस भी यही यूज करता है ना? क्या कह रहे हो? रेडिस का भी कुछ ऐसा ही स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है ना? या स्टोरेज की बात देखो, स्टोरेज की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि everything that you see in market today is some or the other form derivation of this Google Big Table. सब कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड है, इस डेटाबेस के डिजाइन से. सब लोगों ने इसी को यूज किया है, चाहे वो कुछ टाइम सीरीज डेटाबेस आए या फिर आपके रेडिस आए, सही कह रहे हो. तो सबके सब कुछ ना कुछ फॉर्म में ना इनमें से कोई एक ऑप्टिमाइजेशन या कुछ ऑप्टिमाइजेशन उठाते हैं, और कुछ अपने को रीड फास्ट करते हैं, कुछ राइट फास्ट करते हैं, कुछ दोनों फास्ट करते हैं. बट या टेक्नोलॉजी वाइज ना, अगर देख कॉन्सेप्चुअली ये समझ लो बाइबल है, ये पेपर इज अ बाइबल कि हम कैसे सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. क्योंकि देखो डिस्क सी को ऑप्टिमाइज करना ही सबका एम है, तो सब के सब घूम फिर के अंदर में ना ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ऑर्डर्ड ब्लॉक्स की बात करेंगे. कोई उसे एसएस टेबल बोलेगा, कोई इसको कुछ और नाम दे देगा, बस इतना होगा. तो उन केसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उन सब केसेस के लिए. और कोई डाउट है? थोड़ा सा आगे बढ़े, बताओ. क्लियर बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल देते हुए कि अब हमें थोड़ा क्लैरिटी है, अब हमें चीजों का पता है. अब हम थोड़ा एप्लीकेशन पे जाते हैं कि NoSQL में या तो थे आपके की वैल्यू स्टोर, पहली चीज, ठीक है. एग्जांपल की वैल्यू स्टोर का बेस्ट एग्जांपल तो रेडिस ही है भाई, या मैमकेश जो आपका, ये दोनों कैशिंग है, या अमेज़न का डायनेमोडीबी. अमेज़न डायनेमोडीबी सपोर्ट मिलती है. मैं अमेज़न का नाम इसलिए हर जगह लेता रहूंगा कि मैंने सर्विस पे जाएं तो वी आर एबल टू कंपेयर कि अमेज़न पे हमें डायनेमोडीबी भी मिलता है, या अमेज़न में रेडिस में इलास्टिक
इलास्टिक कैश नाम से रेडिस भी है उनका, एक्सेट्रा, मैम कैश भी है वहाँ पे। और दूसरा हम बात करते हैं NoSQL में कॉलमनर डेटाबेस। कॉलमनर में भाई आपके बिग टेक या आपका कसेंड्रा या आपका HBase, ये सब एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि जो हमने अभी देखा है। तीसरा हमारा आ गया डॉक्यूमेंट स्टोर। डॉक्यूमेंट स्टोर यानी कि आपका बहुत फेमस एग्जाम्पल है MongoDB का, या एक काउच बेस भी इसका एग्जाम्पल है, या माइक्रोसॉफ्ट का कॉस्मोस DB भी इसका एग्जाम्पल है। और ग्राफ DB की बात करें, चौथा ग्राफ DB सेक्शन, एक आधी और बात कर लेंगे। Neo4j बहुत ज्यादा कॉमन है, फेसबुक से पॉपुलर हुआ है ये। थोड़ा सा बेसिकली आइडिया क्या है कि जितना सिस्टम को समझा है या कुछ ब्लॉग से गो थ्रू हुआ या AWS के री इन्वेंट पे देखा है, तो वहां से कुछ क्लूज मिले हैं, लाइक कुछ क्लियर यूज केस मिले हैं कि कहाँ पे कौन ज्यादा एप्लीकेबल है। तो आप अपना दिमाग वहां पे लगा सकते हो कि भाई हाँ ये तो बना है इस यूज के, राइट। तो वी विल अंडरस्टैंड दोज यूज केसेस व्हिच आर की टू ईच। तो पहले की वैल्यू की बात करते हैं। तो की वैल्यू बहुत ही नाम से ही काफी है भाई, कि एक की है एक वैल्यू है। एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा OTP है, ये दूसरा मोबाइल नंबर है, ये उसका OTP है, एटसेट्रा। तो यदि एक ऐसा सिस्टम आपको मिल रहा है कि जहां पे आपको बहुत तेजी से बेसिकली मान लो कि रीड करना है या इंसर्ट करना है, ठीक है, लेकिन डेटा रोज बहुत सारी हैं, लेकिन डेटा छोटा है, मतलब पर रो का डेटा देखें तो की वैल्यू फॉर्म में है। और वैल्यू वैसे तो वैल्यू में यू कैन हैव जेसन एंड ऑल आल्सो, लेकिन दिस इज स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड कि जैसे रेडिस है आपका, तो आपकी की हो गई मोबाइल नंबर और छोटी सी वैल्यू हो गई मे बी OTP, या यू माइट हैव अ स्मॉल हैश मैप, तो उन केस के लिए बहुत ऑप्टिमाइज रहेगा। तो यूजुअली पीपल विल प्रीफर की वैल्यू पेयर फॉर कैशिंग। तो मैं आपको एक यूज केस दे रहा हूं कि जब आपको कैशिंग यूज करनी होगी, सिस्टम्स में कैश लगाना होगा, तो आप की वैल्यू स्टोर पर जाओगे ही जाओगे। आप या तो अपने आप जाओगे या थोड़े दिन बाद जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। यानी कि आपको मजबूर रेडिस या मेमकैश का यूज करना पड़ेगा। ये बात आप जान जाओगे, ये बात देख लोगे, क्योंकि जब आप देखोगे कि एक्सेस पैटर्न्स को फास्ट करना है, तो आप समझोगे कि की वैल्यू के केस में तो कैशिंग एक बहुत ज्यादा बड़ा यूज केस है की वैल्यू स्टोर का। तो आपको कैशिंग करनी है तो की वैल्यू स्टोर, दिस एटलीस्ट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। करेक्ट। तो और मुझे कोई इसका बहुत विशेष ऐसा एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा है कि जहां पे हम ज्यादा यूज कर पाएंगे। जॉब क्यू के ब्रोकर में सर, क्या कह रहे हो? जॉब क्यूज के ब्रोकर में बहुत यूज होता है ना। हाँ, करेक्ट, ओके, गुड। रेडिस एज ए ब्रोकर बोल रहा है, तो बेसिकली रेडिस एज ए क्यू की बात कर रहे हो ना तुम? यस। हाँ, कि भाई जॉब्स पड़ी हुई हैं रेडिस के अंदर में और दे आर वर्कर्स विच आर रीडिंग। नॉर्मली हम भी यूज करते थे रेडिस एज ए क्यू, तो उसमें मान लो मैसेज भेजने आपको SMS, तो आप रेडिस में डालते जा रहे हो पेलोड, आपके वर्कर उससे उठाते जा रहे हैं और भेजते जा रहे हैं मैसेज, API कॉल होते जा रही है दैट वे। तो वो भी एक यूज केस है, दैट्स ट्रू। और कोई एग्जांपल आते जाए तो बताते जाना दिमाग में। कॉलमनर डेटाबेस। कॉलमनर की बात करें अगर, तो ऑब्वियसली आपने भी देखा ही है बिग टेबल। तो ये मान लो कि जब ह्यूज डेटा सेट्स हैं, आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और तो उस केस में आप ऑब्वियसली चाहोगे यूज करना कि मैं ऐसे डेटाबेस का यूज कर लूं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी पॉपुलर इन आइदर एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स में यू ऑलवेज वांट टू डिपेंड ऑन लॉट ऑफ डेटा, सारा हिस्टोरिकल डेटा होता है आपके पास बहुत सारा। यदि आपको देखोगे कि कैसेंड्रा का बहुत ज्यादा यूज केस लोग करते हैं
एनालिटिक्स करने में. They want to analyze their previous data using these kinds of database where there's too much of data actually which is coming in. ठीक, तो डेटा बहुत ज्यादा है, यूँ कहना चाहिए मेरे को कि अनबाउंडेड डेटा है आपका, अनबाउंडेड डेटा. तो ये समझ लो. तो एग्जांपल तौर पे अगर बात करूं कि एम्प्लॉयज इन ए कंपनी, ये बाउंडेड डेटा है. भाई कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे? 100 से 1000, 10,000 हो जाएंगे. 10,000 से 50 करोड़ तो नहीं हो जाएंगे ना एक संग. लेकिन कुछ डेटा ऐसी है जो रियली बहुत तेज ग्रो करती है. यानी कि बट डेटा एग्जांपल तौर पे मैंने सेंसर लगाए हुए हैं पूरे शहर में, और सेंसर से डेटा मेरे पास आ रहा है, हर 10 सेकंड का डेटा मेरे पास आ रहा है, हर 10 सेकंड में क्या स्थिति है, और मैं सेंसर बढ़ाता जा रहा हूँ. और डेटा का मतलब लाइक ह्यूज डेटा फ्लो होगा. या फिर मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने क्लिक्स को, तो मेरे यूजर बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगे, और बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं मेरे वेबसाइट के यूजर्स. वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे बढ़ेंगे. मेरी वेबसाइट स्केल करेगी तो यूजर बढ़ेंगे, क्लिक बढ़ेंगे, तो बहुत सारा लॉग डेटा आएगा. इतने बड़े लॉग डेटा को मैं रखूं कहाँ? MySQL तो ऑप्टिमाइज नहीं है इतना सारे डेटा के लिए. तो बहुत सारा लॉग डेटाबेस है, या एनालाइज करना चाहो आप लोग, तो उस केस में कॉलमनर डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट हो. तो ह्यूज डेटा सेट पहली रिक्वायरमेंट है बेसिकली. और कुछ और ले लेंगे एग्जांपल जब आएंगे. डॉक्यूमेंट डेटाबेस की बात कर लेते हैं. तो एक तो था की वैल्यू डेटाबेस, जहाँ पे हम छोटी छोटी मतलब बहुत सारा डेटा लेकिन वैल्यू हमारी छोटी. लेकिन डॉक्यूमेंट डेटाबेस एक तरह से कुछ लोग तो ये यहाँ तक बोल देते हैं कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस आपका रिलेशनल डीबी का NoSQL में इक्विवेलेंट है. लोग यहाँ तक कहते हैं, आई रिपीट, के रिलेशनल डीबी का इक्विवेलेंट है NoSQL में डॉक्यूमेंट डेटाबेस. यानी कि अब आप जो रिलेशन स्टोर करते थे, यानी कि आप कहते थे कि मेरे पास ये यूजर्स हैं, एक यूजर टेबल है, ठीक है, ये यूजर टेबल में ये बुक्स खरीदी हैं लोगों ने, मान लो. तो MySQL में क्या रखूंगा? एक यूजर टेबल होगा, एक बुक का टेबल होगा, और बुक के टेबल में मुझे मिलेंगे कि फला बुक बिलोंग्स टू दिस यूजर आईडी, जो हम समझते हैं नॉर्मल एसोसिएशंस में. तो बेसिकली इफ आई वांट टू नो कि इस यूजर ने कौन कौन सी बुक खरीदी है, तो आई हैव टू डू जॉइन. नाउ जॉइंस विल बी कॉस्टली इन डेटाबेस लाइक NoSQL. जॉइंस विल बी कॉस्टली इन MySQL. तो इस डेटा को यदि मैं यहाँ पे एज ए डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहूँ, तो मैं क्या, भैया यूजर आईडी 1 जिसका पास मान लो एक और स्ट्रक्चर है. नाउ दिस इज नेस्टेड स्ट्रक्चर. इट कैन बी नेस्टेड टू एनी लेवल, के उसका नाम हो गया पवन, और उसके पास जो बुक्स हो गई वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जेसन. जेसन में पूरे बुक के एट्रीब्यूट, के बुक आईडी 2, इसे ऐसा ना लेके, इसका जो आईडी है वो है बुक 2, इसका जो नेम है उसकी कोई वैल्यू, इसका जो ऑथर है उसकी कोई वैल्यू, इत्यादि. ऐसी बातें. और ऐसी बहुत सारी बुक्स होंगी. इट्स ए लिस्ट. तो आप बेसिकली जितना स्ट्रक्चर समझते हो पाइथन में, एट्स ए लिस्ट ऑफ जेसन या जेसन ऑफ लिस्ट, जो भी कुछ समझ, उस तरह के सारे एसोसिएशन एक साथ स्टोर हो जाएंगे. यदि मुझे इस यूजर के बुक्स चाहिए या इस यूजर के कोई भी एट्रीब्यूट चाहिए, तो मुझे कोई जॉइन वन नहीं करना पड़ेगा, बहुत तेज होगा वो, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली एक ही जगह स्टोर. तो ये डॉक्यूमेंट जैसा है. तो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन जहां पे आप लोग देखेंगे, वहां पे MongoDB जैसा यूज केस बहुत अच्छा बनेगा. तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो रियली बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे वैल्यूज में. इट्स नॉट लाइक योर नॉर्मल की वैल्यू स्टोर, कि एक छोटा सा वैल्यू पड़ा है, OTP पड़ा है, या छोटा पेलोड पड़ा है. नहीं, यहाँ पे रियली इट कैन बी अ वेरी बिग JSON. ये पॉपुलर और क्यों हुआ, इसके बारे में भी सुन लेते हैं. आप सब जानते हो, वैसे फिर भी आई वांट टू रिपीट. MySQL में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में होता है, ठीक है, और
मतलब रो स्टोर होता है बेसिकली, टेबल क्या बोल रहा हूँ, रो स्टोर बोल देता हूँ। अब आप देखो कि दुनिया का जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है इस समय एपीआई एक्सचेंज के लिए अगर डिपेंड करता है तो डिपेंड्स ऑन जेसन। ये डिफॉल्ट है, डिफैक्टो स्टैंडर्ड है एपीआई एक्सचेंज का आज की तारीख में। अनलेस कोई पुरानी लीगेसी सिस्टम ना हो जहाँ पे एक्सएमएल चलते हो या कुछ और हो, नॉर्मली आप देखोगे कि डिफैक्टो अगर एपीआई बात कर रही हैं दे विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जेसन। नाउ आप क्या करते थे कि जेसन डेटा को आपको राइट करना पड़ता था माई सीक्वल में, उसके लिए कुछ आए ओआरएम। तो ओआरएम लोगों ने क्यों बनाए? ओआरएम इसीलिए बनाए लोगों ने कि भाई अब ऑब्जेक्ट का रिलेशनल से मैप, तो जेसन ऑब्जेक्ट आता था उसको आप रिलेशन से मैप कराते थे कि भैया ये चीज इस टेबल में जाए, ये चीज यहाँ जाए, ये चीज टेबल में जाए कॉलम। तो या तो आप ये काम ओआरएम से करो, जो काम ओआरएम आपके लिए माइस्क्ल या रिलेशनल डीबी में करता है ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका स्टोरेज ही जेसन जैसा है। कितना ब्यूटीफुल हो गया, राइट? वन थिंग इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस ऑलरेडी, वन थिंग इज बिल्ट फॉर दिस, एंड इन वन थिंग यू हैव टू डिपेंड ऑन ए वेरी बिग फ्रेमवर्क। ओआरएम जैसे फ्रेमवर्क पर डिपेंड करना पड़ेगा आपको, अपने ओआरएम क्लास लिखनी पड़ेगी कि ये फील्ड इससे मैप करे, ये फील्ड इससे मैप करे, ये फील्ड इससे मैप करे। तो या तो आप ये सारे काम और उससे, या एक ऐसा सिस्टम यूज कर लो जो विच इज ऑलरेडी बिल्ट फॉर इट। So if JSON is the de facto standard in the industry, MongoDB has now become a very big standard to store this database, unless your requirements are very what should I call consistency specific, कि तुम कहते हो कि कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, तो मजबूरी है भैया MySQL, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है then you should always choose those systems which are designed for it. तो NoSQL is a very good choice, वो डिजाइंड है स्केल के लिए, पार्टीशन टॉलरेंस बिल्ट है उसमें ऑलरेडी, वो मल्टीपल बॉक्सेस पे स्केल हो सकता है अच्छे से। MySQL में आपको शार्डिंग करनी पड़ेगी, 50 दिमाग लगाने पड़ेंगे, 50 काम करने पड़ेंगे। तो वही वाली बात है कि जब शार्डिंग करते हो तो आपको फिर वहां भी सोचना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी कैसे हिट होगी। द मोमेंट यू स्टार्ट शार्डिंग ना, आप थिंक करोगे कि रेप्लिकेशन लैग होगा, मैंने मास्टर में लिख दिया, दूसरे बॉक्स पे जाते जाते टाइम लगेगा, तो रीड को कैसे, अब रीड कहीं से हो सकता है, तो इट कैन बी अ सैक्रिफाइस इन कंसिस्टेंसी। तो आप सोचो उन सारी बातों को कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस में कंसिस्टेंसी हिट होगी, ये तो गिवन है, NoSQL स्टोर आके फाइनली। लेकिन अदर देन दैट इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स बिल्ट फॉर जेसन्स। सो ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है और यहाँ पे आप वो सब कुछ कर सकते हो जो MySQL में कर सकते थे, इंडेक्सिंग या क्वेरी बाय एट्रीब्यूट्स, राइट? कितना आसान है ये क्वेरी करना। मेरा स्ट्रक्चर है जिसका पहला की है ID1, उसका दूसरा की है बुक्स, उसका तीसरा की है नेम। हाउ फास्ट, कोई जॉइन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, इस तरह से मैं। तो बेसिकली ये समझो कि उन सारे केसेस के लिए आप डॉक्यूमेंट स्टोरेज का यूज कर सकते हो, एंड यू कैन गो अहेड विद इट, दैट्स इट। ठीक है। अमेज़न में भी एक सर्विस है, या तो आप मोंगो यूज कर लो, या अमेज़न उसे शायद अमेज़न डॉक्यूमेंट डीबी व्हिच इज देयर मैनेज्ड मोंगोडीबी। तो या तो अपना मोंगो सेटअप कर लो या अमेज़न पे डॉक्यूमेंट डीबी ले लो, वो खुद में मैनेज्ड मोंगोडीबी से करेगा। तो इसके वेरी लाइक यूज केसेस बहुत सिंपल है यार, जहाँ पे आपको सारी की सारी एसोसिएशन दिखती है, जैसे कि जो होता है ना रिलेशनशिप में डेटा होता है, देयर आर रिलेशंस बट यू डोंट वांट वेरी कंसिस्टेंट बिहेवियर। एग्जांपल कैटलॉग मैनेजमेंट। कैटलॉग मैनेजमेंट में क्या होता है भैया, 50 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट है, इसमें ये और कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल, मोबाइल के अंदर में एमआई के अंदर में एमआई के ब्रांड, इस तरह का एसोसिएशन। लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। आपके ऑपरेशन टीम ने एक प्रोडक्ट ऐड किया, अरे 1 मिनट बाद देख जाएगा भाई, अब मिली सेकंड में देखने की आवश्यकता थोड़ी है उसे। तो उस केस में आपको बहुत अच्छा चॉइस है कि आप मोंगोडीबी का यूज कर लो। और आपको सपोज करो यूजर की प्रोफाइल स्टोर करनी हो, मोंगोडीबी बहुत अच्छा चॉइस है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, आपके पास एक सिस्टम है, CMS बोलते हैं जिसको नॉर्मली, कि जहां पे आपको ऑपरेशंस बनाता है कि अब ये बैनर देखने लगे वेबसाइट पे या ऐप पे,
अरे वो बैनर 2 मिनट बाद दिख जाएगा तो किसी की लाइफ, तो उन सिचुएशंस में लाइक वेरी गुड यूज केस, बिकॉज कंसिस्टेंसी का यूज नहीं है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ relationships by default. So if you want to have lot of relationships by default in a NoSQL environment, go for document oriented database like MongoDB. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. GraphDB like Neo4j. अब जहां पे जिन डेटाबेसेस में relationships are first class objects, relationships are first class objects, जहां पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा की है. एग्जांपल तौर पे अगर तो ये मान लो कि ओके ऐसा पवन, यहाँ पे आपका था ना कहीं, वो क्या बोलते थे, ओके और इन ये नोड्स हो गए. तो ग्राफ समझते हो, ग्राफ में क्या होते हैं, या तो नोड होती है, एज होती है, ठीक है, डायरेक्टेड हो गया, अनडायरेक्टेड होगा, जो भी कुछ है. तो मैं यहाँ पे मान लो ये लिखता हूँ पवन, और टेक्स्ट बॉक्स लिया और रिलेशनशिप लिखना चाह रहा हूँ, फ्रेंड ऑफ, ठीक है, ऐसे स्टोर किया. और फिर और यहाँ पे आया कि ये एक नया रिलेशन निकला और इसने की लाइक्स. अब रिलेशनशिप चेंज हो गया, लाइक, और उसने लाइक्स में कह दिया कुछ भी. तो बेसिकली नाउ अब आपकी डेटाबेस में जो प्राइमरी है वो नोड्स तो हैं ही, बट दे आर रिलेशनशिप्स, और उन पे आपका डिपेंड कर रहा है. यानी कि मतलब मैं एक सिस्टम बनाऊं और मैं कहूं कि ज्ञानेंद्र को वो प्रोडक्ट रिकमेंड करो जो उसके फर्स्ट लेवल फ्रेंड ने खरीदे हैं. मैं ज्ञानेंद्र को वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं, तो मैं निकालूंगा कि ज्ञानेंद्र के फ्रेंड ऑफ कौन कौन से हैं, पहले ज्ञान के फ्रेंड कितने हैं. यदि इस तरह का निकालूंगा तो ग्राफ डी आर फॉर दैट, दे आर बिल्ट. तो उनके फ्रेंड निकालूंगा, उनके फ्रेंड ने क्या क्या लाइक किया, इस तरह की. यदि मैं MongoDB पे या फिर यूं कहो कि अपना MySQL पे चलाऊंगा, दे विल नॉट बी रियली, वो उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं. तो जहां पे रिलेशनशिप्स हो आपके, उस केस में इट मेक्स वेरी गुड सेंस टू यूज दिस काइंड ऑफ डेटाबेसेस. तो स्पेशल यूज केस आपको देखा होगा रिकमेंडेशन सिस्टम में, क्योंकि रिकमेंडेशन सिस्टम में जब भी आप सोचोगे तो ऐसा होगा कि भैया ये उसका फ्रेंड है, ये उसका फ्रेंड है, सजेस्ट मी द प्रोडक्ट्स व्हिच माय फ्रेंड हैज बॉट. पहले फ्रेंड पता लगाओ, फिर फ्रेंड ने क्या खरीदा वो पता लगाओ. सोशल ग्राफ्स, यानी कि फेसबुक में आपको जो बोलता है फ्रेंड सजेशन, तो सोशल ग्राफ में फ्रेंड सजेशन कैसे देता है भैया कि को यदि मैं रिकमेंड करना है तो जो जो अभिनव के फ्रेंड हैं और ज्ञानेंद्र के फ्रेंड नहीं है वो मैं रिकमेंड कर दूं. या लेवल 2 फ्रेंड्स, बेसिकली जो ज्ञानेंद्र के फ्रेंड लिस्ट में नहीं है और लेवल 2 हैं, उससे उसके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हैं. या इस तरह देखो तो यू हैव इन प्राइवेसी सेटिंग्स व्हेन यू अलाउ योर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स टू सी एटसेट्रा.
तो इस तरह की जब बातें करते हो आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स बेस पे, तो GraphDB should be a very natural choice. So especially when you want to look at social networks or recommendations, then graphs are very good. So either you set up your own Neo4j या Amazon पे मैनेज सर्विस है Amazon Neptune नाम की, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, जहाँ पे आपको ग्राफ्स का एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 4 डेटाबेस की बात करी आपसे, बहुत क्लियरली। नो सीक्वल के केस में कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी की वैल्यूज में। कॉलमनर में तो डेटा बहुत बड़ा होना चाहिए और कंसिस्टेंसी रिकमेंड नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट डेटाबेस में इफ यू डोंट रिक्वायर कंसिस्टेंट your model looks like relational, then document database is very good like Mongo or GraphDB में where relationships are the key attributes on which the queries are done, especially in recommendation system, social graphs, तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपका हो जाता है। ठीक है, मैं 2-3 चीज की बात और करूंगा जिनका लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा की है। ठीक है, तो इन मेमोरी डेटाबेसेस की बात करेंगे, एडिशनल थोड़ा सा अच्छा भाई, यूज केस क्या है? इन मेमोरी कुछ होगा अगर, तो मैं बात कर रहा हूं कि डेटाबेस पूरा का पूरा इन मेमोरी हो जाए तो कॉस्टली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम मूविंग टू मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड्स, यदि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप मिली सेकेंड की जगह क्वेरी को माइक्रो सेकेंड्स में रिजल्ट चाहिए, तो देयर इज नो ऑप्शन अदर देन यूजिंग एन इन मेमोरी डेटाबेस, राइट? इन मेमोरी डेटाबेस जैसे कि Redis can be used as a queue, Redis can be used as a cache, Redis can be used as a database. So Redis can be used as a in-memory database also. तो उस केस में Redis आपको माइक्रो सेकेंड्स का वो देगा, पर और या फिर आप AWS का इलास्टिक कैश यूज कर लो। लेकिन भैया बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि अगर आपको ऑप्शंस भी रहते हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए जो चीज इन मेमोरी है वो ड्यूरेबल नहीं है, मतलब कि भाई वो गायब हो गई, बैकअप, या यू कैन नाउ कॉन्फ़िगर आल्सो कि भैया बैकअप स्टोर कर लो उसका। लेकिन यदि वो चीज इन मेमोरी से गायब हो गई और बैकअप से मेमोरी में लाने के दौरान आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी भाई, ये आपका डाउन टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली योर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर क्रिटिकल इवन अबव अवेलेबिलिटी, कि आपका कैश अवेलेबल नहीं है कुछ समय के लिए, तो होता है या तो आपका क्या होगा उस केस में, अगर कैश अवेलेबल नहीं है मेमोरी, तो या तो वो रिकवर कर रहा होगा अपने आप को स्नैपशॉट से, डेटाबेस से एटसेट्रा, तो उस समय आपको या तो डाउन टाइम मिलेगा या किसी ने परफॉर्मेंस सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया होगा तो आपको वो स्पीड मिलेगी जो, ठीक है, वो ट्रेड ऑफ रहेगा। लेकिन इफ थिंग्स आर गोइंग फाइन एंड इट कैन ऑलवेज गिव यू माइक्रो सेकेंड, यानी कि 10x का स्पीड मिलता है, फायदा 10x की स्पीड तेज हो जाती है इफ यू हैव एवरी डेटाबेस इन मेमोरी। तो कुछ अगर यूज केस ऐसे हो जहां पे आप सोचते हो कि डेटा मुझे बहुत तेजी से मिल जाए, मे बी यू कैन गो फॉर इन मेमोरी चॉइस आल्सो। ठीक है, सर्च, यदि कभी सर्च का यूज केस, ठीक है, तो सर्च में तो तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं मैं, थोड़े से एग्जांपल लेना पड़ेगा। आई थिंक गाइस जस्ट 10-15 मिनट्स मोर फिनिश दिस सेशन, एक बार खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके, तो ये रहने दो, टेबल, ठीक है, ये मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे पास है स्टॉप वर्ड्स, और ये मेरे पास है इनवर्टेड इंडेक्स। नॉर्मली सब सर्च जितनी भी हैं वो सब इन्वर्टेड इंडेक्स के बेस पे ही चलेंगी। सपोज करो एक डॉक्यूमेंट 1 है मेरा, एक कॉलम और चाहिए, एक कॉलम और चाहिए, डॉक्यूमेंट आईडी, उसका टेक्स्ट, सपोज करो डॉक्यूमेंट आईडी है 1
और उसमें लिखा हुआ है ए ब्राइट बटर स्टॉप मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं ए दा एक्सेट्रा जो भी कुछ है ऐसा। और एक डॉक्यूमेंट आईडी है 2, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, अ ब्राइट स्टूडेंट। लो ही इज ए ब्राइट स्टूडेंट और ही और ए सब स्टॉप वर्ड है, मतलब इनसे कौन सर्च करता है? आई डोंट वांट टू बेसिकली इंडेक्स देम, ही इज इनसे कोई सर्च नहीं करेगा ना। यदि मैं इनवर्टेड इंडेक्स की बात करूं तो इस केस में कैसा बना होगा इनवर्टेड इंडेक्स कि भाई टर्म, नीचे ले देता हूं इसको, टर्म है हमारा, लेट मी मेक इनवर्टेबल, तो टर्म और जस्ट डॉक्यूमेंट इस आईडी बोल रहे, इनवर्टेड इंडेक्स अलग कर देता हूँ। तो ये कैसे होगा भाई, सॉरी, ID1 और टर्म है हमारा ब्राइट, और ब्राइट किस किस डॉक्यूमेंट में आया है? 1 में और 2 में, लिस्ट। सिमिलरली 2 में बटरफ्लाई ओनली इन 1 डॉक्यूमेंट, 3 में स्टूडेंट ओनली इन 2 डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली यही होता है इन्वर्टेड इंडेक्स कि जब आप सर्च करते हो तो बेसिकली यू हैव टू रिलाई ऑन इन्वर्टेड इंडेक्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स में से वर्ड लोगे और वो वर्ड जिस डॉक्यूमेंट में आ रहा होगा उसकी लिस्ट बनती जाएगी। तो जब मैं सर्च करूंगा ब्राइट तो मुझे पता पड़ जाएगा ब्राइट किस किस डॉक्यूमेंट में, इट विल एबल टू रिटर्न 1, 2, देयर आर 2 डॉक्यूमेंट्स व्हिच कंटेन, प्रैक्टिकली मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसे बिलियंस ऑफ टर्म्स होंगे, और हर एक टर्म के लिए हजारों डॉक्यूमेंट होंगे, उनकी कोई रैंकिंग होगी एटसेट्रा, मे बी स्टोर एंड रैंकिंग एटसेट्रा, वो सब भूल जाओ। लेकिन यदि इस तरह का कोई यूज केस आता है कि जब आपको सर्च करना है, राइट, मे बी यू वांट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एटसेट्रा, तो उस केस में बहुत ज्यादा यूज केस आप यूज करोगे इलास्टिक सर्च का, या तो अमेजोन की इलास्टिक सर्च का यूज कर लोगे भाई, ये बना ही इसके लिए इलास्टिक सर्च, या अपना इलास्टिक सर्च क्लस्टर सेटअप करोगे योर ओन। तो यदि आपको सर्च करनी है तो देखो माइस्क्ल में भी कर सकते हो, नोस्क्ल में भी कर सकते हो, लेकिन सर्च जो ऑप्टिमाइज है नॉर्मली वो किसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है? इलास्टिक सर्च क्लस्टर सेटअप करना चाहिए। यदि कभी हम सोचें कि कोई हमसे सिस्टम एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है सर्च का, तो इट शुड बी ए गुड टॉकिंग पॉइंट के सर्च को हमें इलास्टिक सर्च में ले जाना चाहिए जो बना है। भाई कुछ नेट में कुछ हुआ था, अभी अभी आवाज आ रही है नहीं? बढ़िया। ओके, तो इलास्टिक सर्च क्लस्टर की बात कर रहे थे जो इसके लिए वैलिड यूज केस है। एक मैं कह रहा था कि दिस इज स्टैक फॉर लॉगिंग, नाम सुना होगा ELK, इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश के बाना। लॉगिंग के लिए कई कई बार लॉगिंग आता है कि आप लॉगिंग कैसे इंप्लीमेंट करना चाहोगे या लॉगिंग कैसे इंप्लीमेंट करते थे अपने यहाँ, तो यू शुड बी टॉकिंग ऑफ, हम इसे फर्दर पढ़ेंगे कभी, लेकिन ELK स्टैक, इलास्टिक सर्च का स्टैक, क्योंकि लॉग्स में क्या होता है ना कि आपके जो लॉग आते हैं, मान लो हजारों सर्वर से आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये एरर किस सर्वर पे है, मैं कहाँ पे जाकर डिबग करूँ? तो उस केस में जो ELK स्टैक होता है, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ a centralized logging. You cannot be logging data on every server and then you cannot go on each server at scale. So centralized logging आपको बता देगा कि ये एरर किस सर्वर पे आया, उसका IP क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां भी अगर देखो तो मे बी यू वांट टू सर्च बाय एरर की, कि कौन सा एरर आया, यू वांट टू सर्च बाय दैट, राइट। तो उस केस में भी इलास्टिक सर्च का यूज होता है। तो यदि आपको लॉग का एनालाइज करना है ना, लॉग एनालिसिस,
Now you want to analyze the centralized logs which are coming from thousands of servers. Probably you have to look at your ELK stack, ना Elasticsearch capabilities. ठीक है. और so log analysis करना हो या full text search करना हो या even at scale, वो जो बात करते हैं ना, कई बार लोग अपना क्या कहते हैं सर्च सजेशंस जो आते हैं, तो सर्च सजेशंस के लिए भी आप अपना इलास्टिक सर्च का यूज कर सकते हो. व्हेन यू आर ऑटोफिल, यू फिल इनिशियल कीवर्ड्स एंड उसे पूरा क्वेरी देना हो तब भी. ठीक है. सो फुल टेक्स्ट सर्च, सजेशंस और लॉग एनालिटिक्स, इन सब के लिए इलास्टिक सर्च इज लाइक डिजाइन्ड फॉर इट. ठीक है. एक लास्ट डेटाबेस की बात करेंगे अब बिफोर एंडिंग दिस सेशन, व्हिच इज अ टाइम सीरीज डेटाबेस. ये भी बहुत पॉपुलर हो गया रिसेंटली. एक ओपन टीएसडी, लोग टीएसडी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ओपन टीएसडी नाम का भी सपोर्ट है इसमें, ओपन टाइम सीरीज डेटाबेस आई थिंक, ओपन, हाँ, स्केलेबल टाइम सीरीज डेटाबेस. तो लोग उसकी बात कर रहे हैं आजकल खुल के. ओपन है, ओपन सोर्स भी है इसका, अमेजोन पे तो सपोर्ट है ही ऑब्वियसली. तो ये कहाँ यूज होगा, ये बड़ा कीमती चीज है. यदि आप देखो कि आपके पास a sequence of data points is coming, a sequence of data points is coming to us. ठीक है. और we want analysis over time period. अब समझ में ना आ रहा हो तो एग्जांपल देता हूं. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका स्टॉक्स. आपके जो स्टॉक हैं उनकी प्राइस चेंज होती रहती है, राइट. और आपको ग्राफ दिखता है कि लास्ट एक दिन में ऐसा ग्राफ चढ़ा, ऐसा ग्राफ घटा. वो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज आपको टाइम सीरीज डेटाबेस देता है, क्योंकि वहां पे आपको जो डेटा पॉइंट्स हैं, स्टॉक के प्राइस जो चेंज हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आती रहती है. तो उन सब यूज केस के लिए आपको यूज करना चाहिए टाइम सीरीज डेटाबेस का. या तो ओपन टाइम सीरीज डेटाबेस है, या अमेजोन का खुद का भी एक अमेजोन टाइम स्ट्रीम नाम से है, which you can use it. सेकंड एग्जांपल, और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं गाइस और बहुत यूजफुल हैं. प्रेसिपिटेशन या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर पूरे दिन का आता है, कभी बार आप एनालाइज करते हो दिन में कितना ग्राम मैक्सिमम, ये ग्राफ बन के आते हैं. टेम्परेचर क्योंकि ये लाइक ए कांस्टेंट इनपुट व्हिच इज कमिंग टू यू. सेकंड, थर्ड केस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डेवऑप्स एनालिसिस. जो अमेजोन में आप AWS पे देखते होगे ना, CPU कंजम्पशन या मेमोरी कंजम्पशन के ग्राफ बन के आते हैं. CPU कंजम्पशन या मेमोरी कंजम्पशन के ग्राफ बन के आ रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं आपको. आप वहां पे ये डाल देते हो कि लास्ट 5 डेज में मेरा इस पर्टिकुलर डब्बे पे CPU कैसा रहा, दिखाओ. ऐसी क्वेरी सोच रहे हो, लास्ट 5 दिन में आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आ गए. आप MySQL में डेटा लेके आओगे या NoSQL में, और एफिशिएंटली दिखा पाओगे. वो कैपेबिलिटीज इनबिल्ट हैं इसमें, राइट. सो आप ओपन टाइम सीरीज डेटाबेस का सजेस्ट करो ऐसे सारे यूज केस में जहां पे डेटा कंटिन्यूअसली आ रहा है और आपको एनालाइज करना है ओवर अ टाइम पीरियड. लाइक आई वांट टू सी माय CPU ऑफ दिस बॉक्स ओवर लास्ट 5 डेज. आई वांट टू सी दिस स्टॉक हाउ इट हैज परफॉर्म्ड ओवर लास्ट 1 ईयर. क्योंकि क्वेरी के टाइम रेंज बड़े डायनामिक होंगे, आप उसे ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे NoSQL में या MySQL में. ठीक है. या फिर एक और लास्ट केस ले लेते हैं, IoT सेंसर्स. सेंसर से कोई डेटा आ रहा है आपको, और डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है आपको, हर मिली सेकेंड पे आपको एनालाइज करना है, टाइम सीरीज डेटाबेस. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज you not only want to see changed value, but also want to see how it's changed over the time. आपको केवल नई वैल्यू नहीं चाहिए. अगर नई वैल्यू चाहिए होती लेटेस्ट वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं थी भैया, MySQL यूज कर लो या NoSQL यूज कर लो, लेटेस्ट निकाल लेंगे, दे देंगे. लेकिन इफ यू आल्सो वांट टू सी हाउ इट चेंज्ड ओवर द टाइम, हाउ फैक्टर इंपॉर्टेंट है,
तो टाइम सीरीज डेटाबेस का यूज करें, ओपन TSD का, या फिर अमेजोन में भी कोई टाइम स्ट्रीम नाम का डेटाबेस शायद प्रीव्यू में है या आ गया है, देखना पड़ेगा, बट दे वर टॉकिंग अबाउट इट। सो एंड यस दैट्स इट। इतने ही तरह की डेटाबेस प्रैक्टिस में है आज की तारीख में यूज में। आई एम डन भाई, हो गया NoSQL का जितना मुझे पता था वो सब कवर कर दिया मैंने।